अगर आप किसी मार्केट में जाएं और वो बेहंगम सी मार्केट हो तो क्या आप अपनी दुकान आराम से ढूंढ लेंगे? अगर वो मार्केट कोई इस तरह की हो और आपको कहा जाए कि आपने इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है या आपने एक राइट जगह पे जाके एक दुकान से एक चीज़ खरीदनी है, तो आपको कैसा फील होगा? आप यकीनन इसमें गुम सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि एक प्लाजे में जाएं और वहाँ जाकर आप एक मार्केट प्लेस में इस तरह से एक नक्शा देखते हुए अपनी दुकान ढूंढें, तो क्या आप ढूंढ लेंगे? यकीनन इधर ढूंढना दुकान को आसान है, बजाय इसके कि आप इसमें ढूंढें। सो यही हालात कुछ वेबसाइट्स के भी होते हैं। इसी तरह से अगर वेबसाइट स्ट्रक्चर्ड नहीं होगी, ना ही यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकेगा, ना ही गूगल उस पर इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकेगा। तो एक अच्छी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे। तो एक अच्छी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो सकता है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक आपकी वेबसाइट का होम पेज होगा, फिर आपकी वेबसाइट के मेन पेजेस होंगे और उसके बाद आप अपनी वेबसाइट्स के सब पेजेस या सब सेक्शन बना सकते हैं। और ये इंफॉर्मेशन जिस तरह से फ़्लो कर रही है, यूज़र जब आएगा वो पहले होम पेज पे आएगा, फिर वो इनर पेजेस पे जाएगा और फिर वो बॉटम पेजेस पे, यानी कि वो इनर पेजेस के इनर पेजेस पे भी जा सकता है। अच्छी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि उसकी वेबसाइट का बिजनेस क्या है, और ये बिजनेस ही वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि किस तरह से आपने अपनी इंफॉर्मेशन किस यूज़र के लिए लेआउट करनी है, ताकि जब कोई यूज़र आए वो अपनी राइट इंफॉर्मेशन बड़ी आराम से ढूंढ ले। तो वेबसाइट के स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें ध्यान से जो देखने वाली हैं, वो पहली बात तो ये है कि वेबसाइट का जो लेवल 1 होता है, यानी कि जो आपका होम पेज है, वो उसको लेवल 1 पेजेस भी कहते हैं या उसको आप टियर 1 पेजेस कह सकते हैं। दूसरा जो लेवल होता है वेब पेजेस का, जो मतलब कि जो होम पेज से इनर पेजेस होते हैं, जो सेकंड लेवल पे आते हैं, उसको लेवल 2 पेजेस भी आप कह सकते हैं या आप उनको टियर 2 पेजेस भी कह सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप एक लेवल नीचे चले जाएं तो आप टियर 3 या लेवल 3 पेजेस काउंट करते हैं उनको, और इसी तरह से आप करते चले जाएं तो वो टियर और लेवल बढ़ते चले जाते हैं। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि गूगल लेवल 4 तक पेजेस को देखता है। जैसे ही आप लेवल 4 से आगे जाएंगे तो गूगल पॉसिबिलिटी है कि उन पेजेस को मिस करना शुरू कर दे, और यही वजह है कि हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसको एसईओ के लिए यूज़ करना है। हर वेबसाइट जो है उसका स्ट्रक्चर उसके बिजनेस पे डिपेंड करता है। सो अगर आपका बिजनेस ई कॉमर्स का है तो आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। अगर आपका सिंपल सर्विसेज बेस्ड बिजनेस है या आपका किसी और तरह का बिजनेस है जिसमें ज़्यादा पेजेस नहीं चाहिए, तो उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। तो फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से हम ले सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट ज़्यादा बड़ी है, उसमें हज़ारों की तादाद में पेजेस हैं, तो एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट किस तरह से मैनेज हो रही है या आपके बिजनेस किस तरह से मैनेज हो रहा है, उस पर आप बात करेंगे। एक अच्छा जो स्ट्रक्चर है वो एक अच्छे बिजनेस की अलामत है, क्योंकि उसके लिए आपके यूज़र को तो हेल्प मिल ही रही है, लेकिन अगर हम एसईओ की बात करें तो एक अच्छा स्ट्रक्चर आपकी एसईओ में भी हेल्प करता है। उसकी रीज़न क्या है कि गूगल जब आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो आपकी वेबसाइट का कंटेंट नहीं पढ़ता, बेसिकली आपसे आपकी वेबसाइट के पीछे जो कोड है वो पढ़ता है। इस पे हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन ये चीज़ अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि वो कोड कैसे स्ट्रक्चर्ड है और कैसे एक पेज से दूसरे पेज पे चला जाता है। सो जब गूगल को क्रॉल करने में आसानी होगी तो वो अल्टीमेटली आपकी एसईओ में भी हेल्प करेगा, क्योंकि हमने शुरू से जो डिस्कस किया वो ये है कि गूगल यूज़ेबिलिटी पे काफ़ी फोकस करता है और वो यूज़र को देखता है कि क्या आसान है और क्या नहीं। जैसे जैसे यूज़र उसको अपनी डिमांड देता जाता है, वो उसके लिए आसानियाँ पैदा करता जाता है, और हमने भी यही डिसाइड किया था कि हम भी गूगल के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक अच्छी वेबसाइट का स्ट्रक्चर पूरी वेबसाइट को सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी वेबसाइट बढ़ रही है और वो बढ़ती चली जा रही है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि वेबसाइट का बढ़ना मतलब कि बिजनेस का बढ़ना है, लेकिन जितनी मर्जी वेबसाइट बढ़ जाए, अच्छा स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं होता। अच्छा स्ट्रक्चर चेंज हो भी तो वो और स्ट्रक्चरल बन जाता है। आपने ये देखना है कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर, यानी कि ढांचा, वो इस तरह का हो कि अगर आप उसमें हज़ारों क्या लाखों पेजेस भी ऐड करें तो वो बढ़ता चला जाए, लेकिन मसला किसी को भी ना हो, यूज़र को भी उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और गूगल की भी उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अल्टीमेटली हमारा वेबसाइट बनाने का मकसद यही है कि हम अपने टारगेट ऑडियंस को, यानी कि जो विजिटर आए उनको भी हम इन्फॉर्मेशन दें, यानी कि अगर गूगल भी आए तो उसको भी हम वही इन्फॉर्मेशन दें, और अल्टीमेटली हमारे लिए भी उसको मैनेज करना आसान हो। इसीलिए हमने वेबसाइट स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से रखना है ताकि एसईओ हमारी अच्छी हो सके, और यकीनन हम एसईओ ही सीखें। एक वेबसाइट बिजनेस के लिए तो ज़रूरी है। अगर आपने एसईओ करनी है तो उसके लिए भी वेबसाइट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वेबसाइट के बगैर एसईओ हो ही नहीं सकती। गूगल ने आपकी वेबसाइट ही क्रॉल करनी है
यानी कि उसने आपकी वेबसाइट को ही देखना है और इंडेक्स करना है। अगर आपकी वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आप एसईओ कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने गूगल में रैंक करना है या गूगल आप चाहते हैं कि लोग आपको गूगल से ढूंढ लें, तो आपको वेबसाइट तो बनानी ही है। लेकिन वेबसाइट में होता क्या है और ये किस तरह से चलती है, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो वेबसाइट में दो मेन चीज़ें होती हैं। एक तो डोमेन जो आपका नाम होता है, ये वो डोमेन जो आप यूआरएल में लिखते हैं, और फिर एक होस्टिंग जहाँ पर ये सारी वेबसाइट का डेटा पड़ा हुआ होता है। वो डेटा इमेजेस भी होते हैं, आपका टेक्स्ट भी होता है, और इसके अलावा भी जो चीज़ें आपने जिसकी बेस पे वेबसाइट चल रही होती है वो सब चीज़ें एक जगह पे होस्टेड होती हैं, जिसको हम वेब होस्टिंग भी बोलते हैं। सो गोया एक वेबसाइट चलाने के लिए हमें डोमेन और होस्टिंग दोनों ही चाहिए होती हैं। लेकिन पहले बात करते हैं डोमेन्स की। तो डोमेन्स क्या है? तो डोमेन्स बेसिकली एक एड्रेस की तरह काम करता है। तो फॉर एग्जांपल, आप जिस घर में रहते हैं उसका एक एड्रेस है। आपको दुनिया से कोई भी ख़त लिखे तो आप उस एड्रेस तक पहुंच सकता है, क्योंकि आपके मोहल्ले में वो आपका एड्रेस यूनिक है, आपका मोहल्ला यूनिक है, उसके ऊपर आप सिटी यूनिक में रहते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आपका एड्रेस किसी और का भी एड्रेस हो, ये हो कि कोई आपको लेटर भेजे तो कहीं और भी चला जाए। इसी तरह से जिस तरह से आपका एड्रेस यूनिक है, आपकी वेबसाइट का भी एक यूनिक एड्रेस होता है। तो आप जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वो वेबसाइट खुल भी जाती है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने google.com खोली हो और कोई और वेबसाइट खुल गई हो? नहीं। अगर कि आपका एड्रेस ठीक है या आपने स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं की है, तो अगर आप google.com खोलेंगे तो google.com ही खुलेगी, ना कि bing.com खुल जाए। और यही होता है जब आप कोई और वेबसाइट खोलते हैं। सो इससे हमने अब देखना है कि एसईओ में इसका क्या ताल्लुक है और हम वेब डोमेन्स को किस तरह से देख सकते हैं। सो डोमेन बेसिकली एक इस तरह का नाम होता है। अगर आप कोई भी वेबसाइट लें या आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करें तो आपको इस तरह का कोई नाम नज़र आता है। इसको हम डोमेन नेम कहते हैं। इस डोमेन नेम में दो बड़े हिस्से हैं। एक टॉप लेवल डोमेन, यानी कि जो आखिरी पार्ट है .com। ये .com, .net, .pk या इस तरह के जितने भी एक्सटेंशंस हैं डोमेन की, इन सबको हम टॉप लेवल डोमेन के नाम से जानते हैं। टॉप लेवल डोमेन का मतलब ये है कि आप किस कंट्री में या किस एक्सटेंशन की डोमेन लेना चाहते हैं। कुछ टॉप लेवल डोमेन्स जेनेरिक होती हैं, जिस तरह कि .com, .net और .org, ये ग्लोबल चलती हैं। ज़्यादातर NGOs जो हैं वो .org लेना पसंद करती हैं। ज़्यादातर इंटरनेट की कंपनियां .net लेना पसंद करती हैं। लेकिन अगर आप .com भी लें तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि .com सबसे ज़्यादा चलने वाली डोमेन है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप .pk डोमेन प्रेफर करेंगे, और गूगल भी आपको .pk डोमेन पे प्रेफरेंस देगा। सो ये वो एक्सटेंशंस हैं जो लोग डिसाइड करते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक और अपने बिजनेस के मुताबिक। सो अगर मेरा बिजनेस पाकिस्तान में है तो मैं .com भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं .pk ले लूँ तो ज़्यादा रेलिवेंस बन सकती है। सो आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो .com एक्सटेंशन है ये टॉप लेवल डोमेन कहलाती है। और इसके बाद जो आप नाम रखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने company.com या usman.com या virtualuniversity.com या आप किसी भी तरह का नाम रखेंगे तो ये आपका नाम कहलाता है। इसको टेक्निकल टर्म में सेकेंड लेवल डोमेन बोलते हैं, यानी कि SLD। सो SLD आपका नाम होता है, और जो TLD होता है वो बेसिकली आपकी एक्सटेंशन होती है, और ये दोनों मिलकर एक डोमेन बनाते हैं। लेकिन एसईओ के लिए हमें पूरा URL का स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है, और वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ, क्योंकि इसके बगैर हमारी एसईओ भी थोड़ी सी डिपेंडेंट है इसके ऊपर, और हम एसईओ अच्छी नहीं कर सकेंगे अगर हम ये समझेंगे नहीं। तो फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो HTTPS लिखा हुआ है इसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। ये इंटरनेट का प्रोटोकॉल है, और प्रोटोकॉल से मुराद वो तमाम कवानीन, वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके तहत पूरा इंटरनेट चलता है। ये प्रोटोकॉल ब्रेक नहीं हो सकते। तो HTTP या HTTPS आपने जब भी वेबसाइट खोली होगी तो आपको ये प्रोटोकॉल ही नज़र आएगा, क्योंकि पूरा इंटरनेट इसी प्रोटोकॉल के तहत चलता है। सो ये HTTPS का मतलब ये है कि ये सिक्योर प्रोटोकॉल है, और HTTP का मतलब है कि वो अनसिक्योर है, यानी कि उस पर इंफॉर्मेशन सारी पब्लिक होती है। तो इसी तरह से जब आप क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन कहीं लिखते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर आपको HTTPS मिलता है। उसके बाद आपका कंपनी नेम और मतलब आपका सेकंड लेवल डोमेन और टॉप लेवल डोमेन, जो कि डोमेन नेम कहलाती है, मिलकर वो होता है। और उसके बाद स्लैश, और उसके बाद जो URL है, जो बाकी हिस्सा बच जाता है, वो आपका परमालिंक कहलाता है। और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको हम एक URL बोलते हैं, जो कि यूनिक रिसोर्स लोकेटर। यूनिक रिसोर्स लोकेटर का मतलब ये है कि आपकी जितनी भी फाइलें वेब होस्टिंग पे होस्टेड हैं उन सब का एक एड्रेस है। सो आप जो भी फाइल अपलोड करेंगे वो आपकी डोमेन के अंदर, आपकी अगर फाइल इमेज है तो .jpg की फाइल, अगर आपका पेज है तो आगे परमालिंक उसका पेज का URL। तो इस तरह से चेंज होता चला जाएगा, लेकिन हर चीज़ का इंटरनेट के ऊपर एक एड्रेस लाजमी है, क्योंकि हर चीज़ कहीं ना कहीं से
पिक होगी, और अगर एड्रेस नहीं पता होगा ब्राउज़र को तो वो उसको डाउनलोड नहीं कर सकेगा। तो ये था यूआरएल। अब यूआरएल के बाद हम बात करेंगे होस्टिंग की, जिसमें होस्टिंग की मिसाल आप इस तरह से ले सकते हैं कि जिस तरह से आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव है, उसी तरह से आपकी वेब होस्टिंग भी होती है। दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर्स में या सर्वर्स पे पड़ी हुई हैं। तो आप बेसिकली क्या करते हैं, जब आप google.com खोलते हैं या कोई और वेबसाइट खोलते हैं, तो आप जब ब्राउज़र में उसका यूआरएल लिखते हैं तो वो वेबसाइट लोड हो जाती है। वो लोड होने का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जब आप google.com लिख के एंटर करें या उसको सेंड करें तो आपकी इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट जाती है उस सर्वर को, और वहाँ से आपकी वो वेबसाइट डाउनलोड हो जाती है। तो इंटरनेट में बेसिकली ये ट्रांजैक्शन होती है डेटा की, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे या एक मशीन से दूसरी मशीन पे। इसी तरह से आपकी जो मशीन है, ये जो मशीन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, इसको टेक्निकल टर्म में हम सर्वर बोलते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल जब कोई यूज़र कोई वेबसाइट विजिट करता है तो वो एक नेटवर्क के थ्रू एक सर्वर तक जाती है और वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन पिक होती है और वो आपको वापस इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर पे लोड कर देता है। सो ये सर्वर जो बेसिकली एग्जिस्ट करता है, इसको ही हम वेब होस्टिंग बोलते हैं। तो जब आप कोई डोमेन लिखेंगे तो बेसिकली वो रिक्वेस्ट डोमेन नेम सर्वर को जाएगी जहाँ से वो डोमेन रजिस्टर हुई है, और वो आपको आगे वो पॉइंट कर देगा उस होस्टिंग पे जहाँ पर आपकी फाइलें पड़ी हैं। सो गोया जब आप कोई वेबसाइट विजिट करेंगे तो उसी सर्वर से इंफॉर्मेशन लोड होगी जिस सर्वर पे वो पॉइंट हुई हुई है, उसके अलावा कहीं और से लोड नहीं होगी। सो इसी तरह से डोमेन और होस्टिंग मिलकर वेबसाइट चलाती हैं, और डोमेन आपका यूनिक होता है। वो दुनिया में अगर आपने एक डोमेन ले लिया तो वो दुनिया में कोई और नहीं ले सकता, तो वो आपका ही रहता है जब तक आप उसके पैसे देते रहें। उसके बाद जो होस्टिंग आप लेते हैं वो आप बड़ी या छोटी कर सकते हैं बेस्ड ऑन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। हम इसकी मज़ीद बात करेंगे कि तो HTML का मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, और ये इंटरनेट में मार्कअप लैंग्वेज के तहत यूज़ होती है। एक मार्कअप लैंग्वेज से क्या मुराद है? सो मार्कअप लैंग्वेज उसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं जिस तरह से अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करें तो आप किसी टेक्स्ट को टाइटल बना देते हैं, किसी को बोल्ड करते हैं, किसी को अंडरलाइन करते हैं, किसी को टैली करते हैं। जिस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपने डॉक्यूमेंट्स को इस तरह से ब्यूटीफाई कर सकते हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में आप क्या करते हैं कि वेबसाइट्स बना सकते हैं, और तकरीबन सारे के सारा इंटरनेट इसी लैंग्वेज के ऊपर चल रहा है। अब ये लैंग्वेज ज़्यादातर डेवलपर्स को आती है जो इसको यूज़ करके वेबसाइट बनाने और उसको बेहतर करने के लिए यूज़ करते हैं। हमने इस लैंग्वेज को सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करना है जितना हमारे लिए SEO की हद तक ठीक है, और हम इससे इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमने समझनी है। वो ये कि ये बेसिकली वेब का स्टैंडर्ड है, और जब हम SEO की बात करते हैं तो हमारा वेबसाइट से पाला तो पड़ता ही है, क्योंकि हमने जो ऑप्टिमाइज़ करना है वो वेबसाइट को ही करना है। तो वेबसाइट किस तरह से बनी है ये समझना भी ज़रूरी है, ताकि हम डेवलपर के साथ जब मिलके काम कर रहे हों या हम टीम के साथ मिलके काम कर रहे हों तब उनको गाइड भी कर सकें, और हमें जितना खुद समझ आती है हम उसको खुद अपनी हद तक ठीक भी कर सकें। सो अगर आप किसी वेबसाइट को ओपन करें और कोई भी URL विज़िट करें तो आपको जो वेबसाइट नज़र आती है वो बड़ी ब्यूटीफुल या एक खूबसूरत किस्म का उसका ओवरव्यू होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर google.com खोलूँ तो कुछ इस तरह की नज़र आती है। लेकिन अगर आप google.com का सोर्स देखना चाहें, या मतलब ये कि अगर आप उसको कोड देखना चाहें, तो आप क्रोम पे हों तो राइट क्लिक करके उसके व्यू सोर्स पे जाएं और आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो बेसिकली मुझे तो जब वेबसाइट नज़र आई थी तब तो उसका एक बड़ा अच्छा सा लोगो था और उसके नीचे एक सर्च बार था और वो मुझे कह रहा था कि सर्च करो। लेकिन जब पीछे आप कोड देखेंगे तो कोड कुछ इस तरह से नज़र आता है, और ये लैंग्वेज हम इंसानों को समझ नहीं आती। लिखी इंसानों ने ही है, लेकिन ये लैंग्वेज बेसिकली कोडिंग है जो सिर्फ कोडर्स यानी कि डेवलपर्स या जो प्रोग्रामिंग करते हैं उनको समझ आती है और वो ये करते हैं। और हमारे लिए ये जो फ्रंट एंड है हम इसको देखते हैं। असल में जो गूगल विजिट करता है आपकी वेबसाइट तो वो आपका फ्रंट एंड नहीं देखता, वो ये वेबसाइट नहीं देखता जो आपको नज़र आ रही है। वो असल में ये वेबसाइट देखता है जो पीछे कोड है, और ये कोड ही असल में आपकी वेबसाइट है। लेकिन जब ये कोड ब्राउज़र में लोड होता है, यानी कि जो क्रोम ब्राउज़र या फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, तो वो ब्राउज़र इस कोड को वेबसाइट में तब्दील कर देता है जो हमें पढ़ना भी आसान होती है और देखना भी आसान होती है। सो ये चीज़ अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि पूरे का पूरा इंटरनेट कुछ इस तरह के कोड पे चल रहा है। वो इस तरह हमारी वेबसाइट्स हमें नज़र आती हैं, लेकिन गूगल या दूसरे जो क्रॉलर्स हैं या दूसरे सर्च इंजन हैं उनको वेबसाइट सिर्फ कोड में नज़र आती है।
अब ये कोड होता किस तरह का है? असल में जो कोड है जिसको हम HTML बोलते हैं, ये डिफरेंट इसमें एट्रीब्यूट्स हैं और इसमें दो डिफरेंट टैग्स हैं। सो वो टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये जो पहला ऑप्शन है, ये एक एट्रीब्यूट है जिसमें हमने ये डिफाइन कर दिया कि ये HTML का डॉक्यूमेंट है। और उसके बाद अगर आप देखें तो कुछ टैग्स, मतलब कि हेड टैग ओपन हो रहा है तो नीचे क्लोज भी हो रहा है। सो टैग्स और एट्रीब्यूट्स में फ़र्क ये है कि एट्रीब्यूट्स बेसिकली कुछ खसूसियात बयान करते हैं जो कि ब्राउज़र्स या सर्च इंजन के लिए आप लिख सकते हैं, लेकिन ये जो टैग्स हैं इसके अंदर हमारा कंटेंट होता है। एक ख़ास बात याद रखें, टैग के अंदर आपको जब टैग ओपन करते हैं उसको क्लोज भी करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर हेड ओपन करूंगा तो मैं उसको क्लोज भी करूंगा, मैं अगर बॉडी का टैग ओपन करूंगा तो उसको क्लोज भी करूंगा। सो इस तरह से HTML लैंग्वेज चलती है और हमने इसको तकरीबन इतनी हद तक ही समझना है और ये बड़ा आसान है। ये आपको देखने में शायद मुश्किल लग रहा हो, लेकिन SEOs के लिए ये इतना समझना ज़रूरी है। लेकिन इसके बाद अगर हमें नहीं भी समझ आती तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने वेबसाइट बनानी नहीं है, हमने सिर्फ वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना है। और ऑप्टिमाइजेशन के लिए थोड़ी बहुत HTML हमें समझ आ जाएगी जो हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत अगर हम सीख भी लें तो उसमें भी हमें फ़ायदा ही होगा। सो HTML को मज़ीद मैं बयान कर दूं कि HTML के 2 वर्जन्स हैं जो अभी पॉपुलर हैं। HTML जो कि रेगुलर HTML है उसको वर्जन 4 भी बोलते हैं। अगर आप इसको HTML4 भी कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन जो नई आने वाली HTML का वर्जन है वो HTML5 है। तो दुनिया बड़ी तेज़ी से HTML5 की तरफ जा रही है और ये ज़्यादा रोबस्ट, ज़्यादा एडवांस्ड और ज़्यादा फंक्शनल वेबसाइट्स के लिए हेल्प करती है। और जब बात हो रही है फंक्शनल वेबसाइट्स की, तो HTML कभी कभी जावास्क्रिप्ट और CSS के साथ मिलकर भी काम करती है। ये HTML की तरह जावास्क्रिप्ट और CSS, यानी कि CSS का मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, और जावास्क्रिप्ट, ये मिलकर एक नई टेक्नोलॉजी भी डेवलप करते हैं। और ये भी HTML की तरह मुख्तलिफ लैंग्वेजेस ही हैं जो डेवलपर्स लिखते हैं ताकि हमारी वेबसाइट ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर सकें, या ज़्यादा फंक्शनल या ज़्यादा टेक्निकल वेबसाइट्स अगर जिनकी आप बात करें, जिनमें फॉर एग्जांपल आपको लॉगिन करना पड़े या आपको कोई डेटाबेस सर्च करना पड़े, तो उनके अंदर ये टेक्नोलॉजीज़ हेल्प करती हैं। हमारी गर्ज सिर्फ HTML की हद तक ही है, बाकी चीज़ें हम डेवलपर्स के लिए छोड़ देंगे। तो HTML के लिए सिर्फ इतनी चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि पूरे का पूरा इंटरनेट HTML पर ही चल रहा है, और HTML हमारे लिए SEO के लिए बहुत ज़रूरी है। और HTML को हम जितना समझ सकेंगे हमारे लिए फ़ायदा है। लेकिन इस कोर्स में हम डिस्कस करेंगे कि हमें SEO के लिए HTML कितना चाहिए, वो मज़ीद सेक्शन में हम बात करेंगे। जिस तरह से आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम्स होते हैं, उस तरह से वेबसाइट के भी प्रोग्राम बन चुके हैं। पहले ये होता था कि वेबसाइट स्टैटिक HTML में बनाई जाती थी। स्टैटिक HTML का मतलब ये है कि हर पेज HTML में डेवलपर लिखता था और वो वेबसाइट पेज पे पेज बनती थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज एडवांस हुई, CMS भी डेवलप हो गए, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी डेवलप हो गए, और अब CMS जो हैं वो एक स्टैंडर्ड बन चुके हैं। अगर आपने कोई वेबसाइट बनानी है तो ज़्यादातर लोग CMS को पसंद करते हैं। CMS का मतलब ये है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये करता क्या है? CMS एक प्रोग्राम है जिसमें आपको ये बता दिया जाता है कि आप यहाँ से लॉगिन करेंगे, आप यहाँ से पोस्ट क्रिएट करेंगे, और पोस्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ टाइटल लिखेंगे, यहाँ बॉडी लिखेंगे, और उसके बाद आप पब्लिश कर देंगे। जब वो पब्लिश हो जाएगा तो वो एक थीम के तहत एक जगह पे जाके पोस्ट हो जाएगा, जिसमें आपको ये ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है कि उसका डिज़ाइन कैसा है, क्योंकि आपने पहले से ही उसका डिज़ाइन बनवा कर किसी डेवलपर से या अपनी थीम इंस्टॉल कर ली है। तो वो डिज़ाइन वैसा ही नज़र आएगा जैसा वो आपने एक दफ़ा देखा था। आप जब भी उसको अपडेट करेंगे वो वैसे ही डिज़ाइन में चलता चला जाएगा। इससे फ़ायदा ये हुआ कि इससे वेबसाइट्स जो बड़ी थी, मतलब हज़ारों की तादाद में अगर पेजेस की बात करें, अगर आप कोई ई-कॉमर्स की वेबसाइट देखें तो उनमें हज़ारों की तादाद में पेजेस होते हैं। उनको अगर एक एक करके मैनेज करें तो टोटली इनकन्वीनियंट, मतलब कि बिल्कुल ही नामुमकिन सी बात होगी थी कि इतने बड़ी वेबसाइट्स को मैनेज कैसे किया जाए। तो CMS का असल में इजाद वहीं से हुआ, और CMS अब ये करते हैं कि आपको वेबसाइट मैनेज करने के लिए और वेबसाइट को अपडेट करने, उसमें पेजेस डिलीट करने और उसमें नए पेजेस ऐड करने, ये सब चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं। सो इन सब CMS में एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि नॉन टेक्निकल लोग, यानी कि हमारे जैसे लोग जो कि SEO या मार्केटिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका कोडिंग से ताल्लुक़ नहीं है, वो लोग भी अब वेबसाइट मैनेज कर सकते हैं, वेबसाइट बना भी सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी समझ ज़्यादा आ जाए CMS की। लेकिन अगर आपको बस इतनी समझ आ जाए कि CMS चलाना कैसे है, तो आप अपनी SEO अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कंट्रोल होगा कि कब आपने कंटेंट अपडेट करना है, कब आपने कंटेंट डिलीट करना है, या कब आपने कंटेंट नया क्रिएट करना है। सो दुनिया में तकरीबन
कुछ बड़े CMS हैं जो अब बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहे हैं। उनमें कुछ के नाम तो ये हैं, फॉर एग्जांपल जूमला, वर्डप्रेस, प्रेस्टाशॉप, मैजेंटो, और ये डिफरेंट CMSs ये डिफरेंट पर्पस को फुलफिल करते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर आपको एक आम सी वेबसाइट बनानी है, मतलब आम वेबसाइट से मुराद जिसमें 10, 15, 20 या 100 पेजेस हैं, तो आप वर्डप्रेस का इंतखाब कर सकते हैं। अगर आपको बड़ी वेबसाइट बनानी है, जिससे कि अगर आपको हज़ारों की तादाद में प्रोडक्ट्स डालनी है, तो आप मैजेंटो के लिए जाएंगे, क्योंकि मैजेंटो बेसिकली ई-कॉमर्स वेबसाइट्स यानी कि उन वेबसाइट्स के लिए बना है जो नेट पे अपनी प्रोडक्ट्स बेचना चाहती हैं। उन वेबसाइट की खासियत ये है कि वो आपके यूज़र डेटाबेस मेंटेन करते हैं, आपकी सेल्स मेंटेन करते हैं, किसने क्या बाय किया, कब बाय किया, और वो पेमेंट गेटवे कहाँ क्या लगाया, ये सब चीज़ें डिफरेंट CMSs हैंडल करते हैं। SEO में हमें जो बेनिफिट मिलता है वो वर्डप्रेस से मिलता है। वर्डप्रेस अब तक का सबसे बेहतरीन SEO CMS बन चुका है। उसकी रीज़न ये है कि वर्डप्रेस को चलाना बहुत आसान है और इसके डेवलपमेंट सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में डेवलपर जो हैं वो इसके ऊपर डेवलपमेंट कर रहे हैं। अगर हम स्टैट्स देखें तो CMS की रेस में वर्डप्रेस जीत चुका है और ये अब तक का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्डप्रेस है। लेकिन अगर मैं टोटल टेक्नोलॉजी की बात करूं, जिसमें स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों वेबसाइट्स की हम बात करें, तो तकरीबन आधी वेबसाइट्स दुनिया में अभी भी किसी CMS पर नहीं आई। लेकिन अगर आप CMS की बात करें तो वर्डप्रेस सबसे बेहतरीन है, और मैं भी रिकमेंड करूंगा, बल्कि हम सब जो मार्केटिंग की फील्ड में हैं, हम सब वर्डप्रेस को इसलिए प्रेफर करते हैं कि इसमें प्लगइन की सपोर्ट, थीम की सपोर्ट, और अगेन मार्केटिंग के जो फीचर्स हैं वो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो अगर आपने कोई वेबसाइट सीखनी है तो आप वर्डप्रेस से स्टार्ट करें। आप वर्डप्रेस को मज़ीद सीख भी सकते हैं, लेकिन अगर आप वर्डप्रेस ना भी सीखें तो इतना ज़रूर सीखें कि आप SEO अच्छी कर सकें। सो अगर आप DigiSkills में कोर्सेज ले ही रहे हैं, तो हमारे इन कोर्सेज में एक कोर्स वर्डप्रेस के ऊपर भी है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जब आप SEO सीख लें तो आप वर्डप्रेस भी सीखें, ताकि आपको आसानी हो वेबसाइट मैनेज करने में। क्योंकि अगेन अगर आपने SEO अच्छी करनी है तो आपको वेब डेवलपमेंट थोड़ी सी आ जानी चाहिए, और वर्डप्रेस बहुत ही आसान है। अगर आप सीखना चाहें तो तो अगर आप किसी वेबसाइट को विजिट करें तो उसमें काफ़ी सारे पेजेस आपको नज़र आते हैं। जो पहला पेज जो रूट डोमेन कहलाता है, यानी कि जब आप रूट डोमेन ओपन करते हैं, वो होम पेज कहलाता है। और होम पेज सबसे मेन या सबसे इंपॉर्टेंट पेज होता है किसी भी वेबसाइट का। इस पेज पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई होती है, जिसमें आपकी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन या आपकी दूसरी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन इसको समझने के लिए अगर हम एग्जांपल लें, मिसाल के तौर पर आप किसी ऑफिस की बिल्डिंग में जाएं, तो आप एंटर होते ही आपको कुछ चीज़ें बता दी जाती हैं कि फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट इस साइड पे है, सेल्स डिपार्टमेंट उस साइड पे है, या आपने जिस डिपार्टमेंट में जाना है उसका आपको रास्ता बता दिया जाता है। आपको सब चीज़ें होम पेज पे नहीं मिलती, यानी कि आपको सब चीज़ें आपकी एंटर होते ही आपके सामने नहीं होती हैं। आपका जहाँ ताल्लुक होता है या जिधर आपने जाके बात करनी है, आप उस सेक्शन में जाते हैं, वहाँ जाके आप बात करते हैं। वेबसाइट का भी कुछ यही हाल है कि अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो आपको होम पेज पे कुछ चीज़ें नज़र तो आती हैं, लेकिन आपको डिटेल में जाना हो तो आप उस पेज को क्लिक करेंगे। मिसाल के तौर पर DigiSkills की वेबसाइट ले लीजिए। DigiSkills की वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि ये वेबसाइट क्या करती है, यानी कि ये DigiSkills एक प्रोग्राम है जो आपको ट्रेनिंग्स देता है। लेकिन अगर आपने एक प्रोग्राम देखना है, अगर आप SEO के कोर्स में या किसी और कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप उस पेज को क्लिक करते हैं, उस कोर्स के बारे में पढ़ते हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप उसमें एनरोल कर लेंगे। यही मिसाल आपने अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए भी लेनी है। अगर आप कोई वेबसाइट चला रहे हैं या उसकी ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि आपके होम पेज पे इंफॉर्मेशन इतनी होनी चाहिए कि यूज़र को इनर पेजेस, यानी कि आपकी वेबसाइट पे क्या क्या है उसकी इंफॉर्मेशन अच्छी मिल जाए। सो अगर आपके होम पेज पे इंफॉर्मेशन अच्छी नहीं होगी तो यूज़र आपके इनर पेजेस पर भी नहीं जाएगा। आपने इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। लेकिन अगर आपने ये भी अंडरस्टैंड करना है कि होम पेज इंपॉर्टेंट होने के बावजूद यहाँ से सेल्स जनरेट नहीं होती। सेल्स जनरेट होती हैं आपके इनर पेजेस से, जिसमें हम बात करेंगे बाद में। लेकिन आपने ये ज़रूर मेक श्योर करना है कि आपका होम पेज उस बिल्डिंग के दरवाजे की तरह है जो बाकी सेक्शंस को रास्ता फराहम करता है। आपका होम पेज भी आपकी वेबसाइट का या आपके बिजनेस का एक वो दरवाज़ा है जो बाकी सेक्शंस को रास्ता फराहम करेगा। कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे आए तो आपने उसको इस तरह से लेआउट बनाना है कि उसको राइट इन्फॉर्मेशन मिल जाए और वो राइट पेज पे जाकर अपनी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ले।
अगर आप ये नहीं करेंगे और अगर आप इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा दरवाजे पर ही दे देंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप वो चांसेस मिस कर दें जो वो इनर जाना चाहता था या वो जिस तरह से तसल्ली से जाके अपनी इन्फॉर्मेशन ढूंढना चाहता था वो उसको नहीं मिलेगी। तो होम पेज में इतनी इन्फॉर्मेशन दें जितनी ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा डिटेल यानी प्रोडक्ट और सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन आप इनर पेजेस में दें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और यही बात हमने स्ट्रक्चर में भी डिस्कस की थी। तो जब आप वेबसाइट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें भी यही चीज़ डिस्कस हुई थी कि जिस तरह से आपका होम पेज का मेन पेज है, लेवल 1 पेज, आप इनर पेजेस में उनको सेंड करें ताकि आपका स्ट्रक्चर भी उस तरह से मेंटेन हो। और अच्छा स्ट्रक्चर अगेन अच्छी वेबसाइट का अगर कोई आपकी वेबसाइट पे आए तो वो आपको आके क्या करेगा, वो आपकी वेबसाइट पे आया ही क्यों? सवाल ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी कोई कस्टमर या कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पे आएगा वो आके या तो आपसे कुछ सर्विस लेना चाहेगा या प्रोडक्ट लेना चाहेगा। सो ये दुनिया में असूल यही है कि अगर कोई पैसे खर्च करता है तो उसके बदले में कुछ हासिल करता है। और अगर आप सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और अगर आपको पैसे कमाने हैं तो कस्टमर अगर आपसे वो सर्विस या प्रोडक्ट बाय करेगा तभी ही आपको पैसे देगा। सो ये चीज़ वेबसाइट में कैसे आपको दिखानी है। सो आपकी वेबसाइट पे जब भी कोई आए उसको आके होम पेज पे तो लैंड करेगा, लेकिन उसने पैसे आपको होम पेज के नहीं देने, उसने आपसे जो सर्विस बाय करनी है उसके पैसे देने हैं। सो आपने मेक श्योर ये करना है कि आपकी वेबसाइट या जिस क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हैं उसकी वेबसाइट, उनमें उनकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बड़ी तसल्ली से, मतलब कि बड़ी डिटेल में उस पर उन्होंने पेजेस बनाए हों। अगर आपने पेजेस नहीं बनाए होंगे तो मसला ये होगा कि कस्टमर आपको बाय नहीं कर सकेगा आपसे कुछ, और उसने जब बाय करना है तो उसको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए। सो प्रोडक्ट और सर्विस पेजेस असल में इसी चीज़ में हेल्प करते हैं। सो आपने जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज होती हैं उसके पेजेस बनाने होते हैं। इसमें कोई तादाद हो नहीं सकती, ये आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बेचते हैं तो उसकी कितनी क्वांटिटी है। अगर आपके 1000 सर्विसेज हैं या 1000 प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए 1000 पेजेस बनाने में कोई मसला नहीं है। आपको जितने पेजेस चाहिए आप उतने बनाएं और उनके ऊपर डिटेल में लिखें, क्योंकि जब यूज़र इसी पेज के ऊपर आएगा और आकर डिसीजन लेगा तभी वो आपसे बाय करेगा। सो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो वेबसाइट जिस पे आप काम कर रहे हैं, चाहे वो आपकी वेबसाइट है या आपके क्लाइंट की वेबसाइट है, उसमें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन होने चाहिए, क्योंकि किसी ने अगर पैसे देने हैं तो वो इसी चीज़ पे देने हैं। और इसीलिए हम इन पेजेस को मनी पेजेस भी कह सकते हैं। आपको याद होगा कि मैंने आपको मनी कीवर्ड्स के बारे में बात बताई थी। मनी कीवर्ड्स का मतलब वो था, वो ऐसे कीवर्ड्स या ऐसी क्वेरीज जो लोग लिखने के बाद आपके पेज पे लैंड करते हैं तो कुछ बाय करके जाते हैं। गोया आपको उन लफ्ज़ों से या उन सर्चिस से सेल्स मिलती थी। तो अब आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि वो जो कीवर्ड्स जब कोई लिखेगा तो अल्टीमेटली वो जहाँ लैंड करेगा तो वो पेजेस भी आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज के ही होंगे, क्योंकि जब लोग यहाँ पर आएंगे तब इनको देखेंगे और तभी वो आपसे बाय करेंगे जब उनको ये सर्विसेज और प्रोडक्ट पसंद आएंगी। तो ये पेजेस जो हैं ये भी मनी पेजेस कहलाए जा सकते हैं। आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट इस तरह से स्ट्रक्चर होनी चाहिए कि यूज़र कहीं से भी वेबसाइट में एंटर करे लेकिन वो इन पेजेस तक आराम से पहुंच सके, आसानी से पहुंच सके, और इसके बाद वो यहाँ से सेल्स भी जनरेट करवाए आपको। क्योंकि अगर आपके ये पेजेस प्रोमिनेंट ना हुए तो आपकी इस बिज़नेस पे अफेक्ट पड़ेगा और आपकी एसईओ भी फोकस होनी चाहिए इसको ग्रो करने के लिए। अगर एसईओ ने ये काम नहीं किया तो अल्टीमेटली क्लाइंट पैसे नहीं बनाएगा, और पैसे नहीं बनाएगा तो वो आप पे बजट स्पेंड नहीं करेगा, क्योंकि उसको जैसे कि हमने बात की कि होम पेज एक इम्पॉर्टेंट पेज है जो कि राहदारी फराम करता है आपके इनर पेजेस के लिए, जो कि प्रोडक्ट एंड सर्विस पेजेस हैं। और प्रोडक्ट एंड सर्विस अपनी जगह पे अहमियत रखते हैं क्योंकि वो आपको पैसे बना के देते हैं, क्योंकि जो आपने चीज़ बेचनी है वो उन पेजेस पे लगी हुई होती है। सो वहीं से कस्टमर सेल्स आपको दे के जाते हैं। तो इसी तरह से अबाउट, कॉन्टैक्ट या टीम पेजेस, इस तरह के और भी पेजेस आपने अक्सर वेबसाइट्स पे देखे होंगे। ये पेजेस डायरेक्ट सेल्स जनरेट नहीं करते, लेकिन ये आपका ट्रस्ट बहाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कहीं से चीज़ बाय करनी है तो आप ये तो देखेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है या कौन सी सर्विस अच्छी है, लेकिन आप ये भी देखना पसंद करेंगे कि इनको बनाने वाले कौन हैं या इनके इस टीम के पीछे कौन कौन लोग उसमें शुमार करते हैं जिन्होंने ये चीज़ बनाई है जो आप ख़रीदने जा रहे हैं।
अगर आप ये देखने में कामयाब हो जाते हैं, या अगर बिज़नेस ये दिखाता है आपको कि ये देखिए ये हमारी प्रोडक्ट है जो आप बाय करना चाहते हैं, लेकिन ये वो टीम है जिसने इनको बनाया है, तो आपका ट्रस्ट यकीनन बढ़ जाता है, क्योंकि आपको वो शक्लें नज़र आ जाती हैं जिन्होंने वो बनाई हैं, और आपको थोड़ी सी एसोसिएशन क्रिएट हो जाती है कि हाँ, इनको बनाने वाले भी लोग हैं और वो लोग अच्छे लोग हैं जो अच्छी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सो इसी तरह से आप अपनी या अपने क्लाइंट की वेबसाइट जब बनाएं तो कोशिश ये करें कि उसमें बाकी पेजेस पे भी ध्यान दें। उन पेजेस में आप ट्रस्ट विन कर सकते हैं, इसमें ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। आपका ब्रांड दिखना चाहिए लोगों को कि एक तो आपने सर्विस अच्छी बनाई, एक आपने प्रोडक्ट अच्छी बनाई, लेकिन उनको बनाने वाले लोग कैसे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ डिजी स्किल्स की। अगर आप डिजी स्किल्स की वेबसाइट पे जाएं तो उसमें आप ये तो देखेंगे कि डिजी स्किल्स क्या प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन आप ये भी देखेंगे कि डिजी स्किल्स हैं कौन, इसके पीछे कौन सी टीम इन्वॉल्व है। आप रिचर्ड यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, आप इग्नाइट की बात करेंगे, और फिर आप उन ट्रेनर्स को भी देखेंगे जिन्होंने इन कोर्सेज़ को बनाया है। आप सिर्फ कोर्स नहीं लेने आए, आप बल्कि अच्छा कोर्स लेने आए हैं। अच्छा कोर्स अंडरस्टैंड करने के लिए आप कोर्स लेंगे, लेकिन आप ये भी देखेंगे कि कोर्स के साथ उसका ट्रेनर कैसा है, उसके बारे में भी आप पढ़ना चाहेंगे, उसके बारे में भी आप रिसर्च करना चाहेंगे। इसी तरह से आपकी वेबसाइट सपोर्ट करेगी आपको या आपके क्लाइंट को कि वो बनाने वालों को भी दिखाए। उससे क्या होगा कि आपकी बेसिकली ब्रांडिंग होगी, आप लोगों को प्रेफर करेंगे, ना सिर्फ कस्टमर खुश होगा इससे या उसको ट्रस्ट बिल्ड होगा, आपकी टीम भी खुश होगी, क्योंकि मेहनत करने वाले उनको ये लगेगा कि उन अल्टीमेटली जो सामने ऑडियंस है उनको ये बताया जा रहा है या बिजनेस ये बताना पसंद करता है कि बनाने वाले भी ये हैं। इससे उनकी हौसला अफजाई होती है और वो मज़ीद अच्छा काम करने में बिलीव करेंगे। सो आप भी अगर मैं कंपेयर करूं डिजिटल मीडिया को टीवी या प्रिंट मीडिया के साथ, तो टीवी तकरीबन 24 घंटे में से आपको 12 घंटे इश्तिहार दिखाता है। अक्सर तो ये कहा जाता है कि वो 12 घंटे से ज़्यादा इश्तिहार दिखाता है, और बाकी जो कंटेंट बचता है तकरीबन 10 या 12 घंटे का कंटेंट आपको दिखाया जाता है। प्रॉब्लम टीवी के साथ ये है कि उसके पास टाइम नहीं है, इसीलिए वो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिखाना चाहते हैं, और कम से कम जितना भी टाइम उनके पास अवेलेबल है वो उसमें उतने ही उन्होंने पैसे बनाने होते हैं। सो कहीं किसी वक्त किसी ज़माने में टीवी में तकरीबन 3 से 4 घंटे का इश्तिहार थे और बाकी सारा कंटेंट होता था। लेकिन अगर आपने नोट किया हो, आप टीवी देख रहे हो, तो आप तकरीबन जितने इश्तिहार देखते हैं उससे कम आप कंटेंट देखते हैं। यही प्रॉब्लम प्रिंट के साथ भी है, क्योंकि प्रिंट में नंबर ऑफ़ पेजेस लिमिटेड होते हैं, और जितनी वो ज़्यादा खबरें दिखाएं उतना इश्तिहार कम हो जाता है। अगर वो इश्तिहार ज़्यादा करें तो खबरें कम हो जाती हैं। सो ये प्रॉब्लम्स आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में नज़र आती हैं, लेकिन डिजिटल में ये प्रॉब्लम नहीं है। सो डिजिटल मीडिया में आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप वर्चुअली अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ पेजेस बना सकते हैं, क्योंकि डिजिटल में ना तो आपके पास जगह का मसला है, ना तो आपके पास टाइम का मसला है। तो आप जितने पेजेस बनाएं क्रिएट कर लें। अक्सर मैंने ये देखा है कि लोग ज़्यादा पेजेस पे बिलीव नहीं करते, वो कंटेंट क्रिएट नहीं करते, उनको लगता है कि जितना है उतना काफ़ी है। जबकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ये अंडरस्टैंड करें कि किस तरह से कंटेंट ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादा कंटेंट एक तो आपके पास लिमिटेशन नहीं है। जब आपका लिमिटेशन नहीं है तो आपको कौन रोक रहा है कि एक प्रोडक्ट के बारे में आप 4 बातें करें, आप 8 बातें करें, या उसको 8 दफ़ा डिफरेंट एंगल से उनको शो करें। क्योंकि हमने जब सर्च की बात की थी तो हमने ये देखा था कि लोग एक चीज़ को एक ही तरीके से नहीं ढूंढते, वो मुख्तलिफ अल्फाज यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ एंगल से बात करते हैं, उनका अपना तरीका होता है सर्च करने का। और ये सब चीज़ें आप अपनी वेबसाइट पे इंक्लूड कर सकते हैं अगर आपके पास स्पेस और टाइम की लिमिट ना हो, जो कि नहीं है। सो इसीलिए रिकमेंडेड ये है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पेजेस क्रिएट करें अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सप्लेन करने के लिए, यहाँ तक कि अपनी सारी कंपनी या जो आप दिखाना चाहते हैं यूजर्स को, उन सबको एक्सप्लेन करने के लिए। आपकी वेबसाइट आपका एक वर्चुअल फेस है। अगर आप उस वर्चुअल फेस पे टाइम नहीं लगाएंगे, उस पर जगह नहीं देंगे, तो आप मिस करेंगे। आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आप खुद को खुद ही रोकेंगे। तो अगर आपका कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं भी है तो आप उसको भी कन्विंस करें, और अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं है तो आप खुद को भी कन्विंस करें, क्योंकि ये एक आपके मेंटल बैरियर है। ये सिर्फ आपको लगता है कि ज़रूरत नहीं है, जबकि मैं ये चाहूँगा कि आप उतने पेजेस तो लाजमी क्रिएट करें जितनी ज़रूरत है, लेकिन फिर इसको और भी ग्रो करें, क्योंकि जितने पेजेस आप ग्रो करेंगे या जितने ज़्यादा पेजेस आप क्रिएट करेंगे, उससे गूगल को भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो ज़्यादा लोगों को ज़्यादा सर्चेस के अगेंस्ट आपको दिखा सके। सो किसको
ज़्यादा ट्रैफिक या ज़्यादा पैसे आते दुखते हैं। अगर आपके पेजेस ज़्यादा होंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी, आप ज़्यादा लोग डिफरेंट चीज़ें पढ़ के शायद कन्विंस हो जाएं आपसे। और ये भी आपने देखना है कि आपका कंपैरेटर या आपके क्लाइंट का कंपैरेटर कितने पेजेस क्रिएट कर रहा है। अगर वो 10 कर रहा है तो आप 20 क्यों नहीं कर सकते? अगर वहाँ 10 से वो $1000 या $1000 कमा रहा है तो आप 20 से 2000 या $2000 क्यों नहीं कमा सकते? सो ये सब चीज़ें नंबर की गेम है, और अगर आपके पास ज़्यादा कंटेंट है तो ज़रूर करें, बल्कि डेफिनेटली करें, क्योंकि ज़्यादा कंटेंट ज़्यादा अच्छी एसईओ लेके जाएगा। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपने कंटेंट क्रिएट करना है, आप जितना मर्जी कंटेंट क्रिएट करें, लेकिन आपके एक पेज का कंटेंट दूसरे पेज के कंटेंट के ऊपर रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कंटेंट रिपीट हुआ तो डुप्लीकेट हो जाएगा और गूगल उसको प्लेजरिज्म काउंट करेगा। प्लेजरिज्म यानी कि कंटेंट की चोरी आप नहीं कर सकते, गूगल आपको मना करता है, और आपकी एसईओ को नुकसान हो सकता है अगर आप कंटेंट कॉपी करेंगे। तो जब तक कि आप कंटेंट कॉपी नहीं कर रहे, आप न्यू इन्फॉर्मेशन या यूनिक इन्फॉर्मेशन क्रिएट करते चले जाएं, क्योंकि यही आपकी दुनिया है और इस दुनिया को आपने विन कर। जैसे कि हमने बात की कि आपको अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट क्रिएट करते चले जाना है, और हमारे पास लिमिटेशन भी नहीं है कि हम कम पेजेस क्रिएट करें या हमारे पास जगह की कमी है या टाइम की कमी है, हम अनलिमिटेड पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पसंद करते हैं कि वो सिंगल पेज वेबसाइट्स बनाएं। अब सिंगल पेज वेबसाइट्स का क्या मतलब है? सिंगल पेज वेबसाइट ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसमें सिर्फ एक ही पेज होता है। अगर आपने कभी ऐसी वेबसाइट देखी हो जो आप क्लिक करें तो उसी पेज के नीचे स्क्रॉल करके वो सेक्शन में चले जाते हैं, जिस तरह से आप मेन्यू पे क्लिक करते चले जाते हैं, आप नीचे और स्क्रॉल करते चले जाते हैं। तो ये वेबसाइट्स देखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन इनका नुकसान भी है एक। वो नुकसान इस तरह से है कि एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंटेंट हैंडीकैप्ड होते हैं, मतलब कि उसमें कंटेंट ज़्यादा नहीं डाला जा सकता। अब हमने चूंकि गूगल को अंडरस्टैंड किया है कि गूगल आपका कंटेंट इंडेक्स करता है और उसके बाद लोगों को दिखाता है। जब आपकी वेबसाइट का एक ही पेज होगा तो गूगल उस एक ही पेज को इंडेक्स कर सकेगा, और वो एक ही पेज आपकी हर सर्विस को एक्सप्लेन कर रहा होगा। सिंगल पेज वेबसाइट उन वेबसाइट्स के लिए ठीक है या उन बिजनेसेस के लिए ठीक है जिनकी शायद एक ही सर्विस हो, या अमूमन आपने देखा होगा कि कभी कोई कॉन्फ्रेंस पेज हो या कॉन्फ्रेंस की वेबसाइट हो या कोई इवेंट हो, तो लोग सिंगल पेज वेबसाइट यूज़ करते हैं जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक ही पेज पे दे दी जाती है। बिजनेसेस के लिए ये सिंगल पेज वेबसाइट्स बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने ये आपको बताना मुनासिब इसलिए समझा कि हमने एक तरफ जहाँ ये बात की है कि हमने मज़ीद पेजेस क्रिएट करने हैं और पेजेस क्रिएट करने चाहिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे या ऐसे क्लाइंट्स भी मिलेंगे जो आपसे शायद ये बहस करें कि भाई हमें तो सिंगल पेज वेबसाइट चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगल पेज वेबसाइट में आपको मसला होगा एसईओ करने में भी, और क्लाइंट को बिजनेस भी नहीं मिलेगा। अगर आप पेजेस क्रिएट नहीं करेंगे, अगर आप राइट इन्फॉर्मेशन राइट पेज पर नहीं डालेंगे, अगर आप सिर्फ सब कुछ होम पेज पे रख देंगे, तो अल्टीमेटली एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा और आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालने की जगह भी नहीं होगी। तो क्यों हम खुद को लिमिट करें जब हमारे पास वर्चुअली अनलिमिटेड जगह है कि हम मज़ीद पेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं, हम मज़ीद टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। तो हमारे पास जब लिमिट ही नहीं है तो हम खुद से क्यों लिमिट करें? तो बीइंग अ मार्केटर, बीइंग अ डिजिटल मार्केटर, आपको चाहिए कि आपके पास जितनी भी जगह है आप उसको कैप्चर करते चले जाएं और उस पर जो है आप अपनी इंफॉर्मेशन क्रिएट करते चले जाएं। सिंगल पेज वेबसाइट्स का मुवाजना आप एक स्टूडियो अपार्टमेंट से कर सकते हैं। एक स्टूडियो अपार्टमेंट में क्या होता है कि सब कुछ एक ही जगह पे अवेलेबल होता है। आपका किचन, आपका बेडरूम, आपका डाइनिंग रूम, आपका टीवी लाउंज, सब कुछ एक ही जगह पे अवेलेबल होता है। और वो अगर किसी एक ने रहना है या किसी ने थोड़ी देर के लिए रहना है तो वो ठीक बात है, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं या अगर आपको ज़्यादा चीज़ें उसमें बढ़ानी हैं तो आपको कमरे चाहिए। इसी तरह से आपको वेबसाइट पे भी जगह चाहिए जहाँ पर आप इंफॉर्मेशन ऐड कर सकें, जहाँ पर आपका क्लाइंट आपसे आके बात कर सके, आपकी राइट इन्फॉर्मेशन देख सके। तो कोशिश करें कि सिंगल पेज वेबसाइट से अवॉइड करें, क्योंकि अच्छी वेबसाइट के लिए या अच्छी एसईओ के लिए आपको वेबसाइट पे कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपसे कोई इस बात पे जिद करता है कि सिंगल पेज वेबसाइट क्रिएट करें या सिंगल पेज वेबसाइट मैनेज करें, तो आपने उनको ये समझाना ज़रूर है कि सिंगल पेज वेबसाइट्स पे एसईओ अच्छी नहीं हो सकती। क्योंकि जब हमने बात की गूगल सर्च की तो हमने अंडरस्टैंड किया कि गूगल का जो एल्गोरिदम है वो अपने एल्गोरिदम के तहत वेबसाइट्स को क्रॉल करता है, उसको इंडेक्स करता है अपने डेटाबेस में,
और जब कोई सर्च करे कोई इन्फॉर्मेशन तो अपने डेटाबेस में से इन्फॉर्मेशन निकाल के उनको प्रोवाइड भी करता है। गूगल कैसे कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा या कौन सी इन्फॉर्मेशन को नंबर 1 पे देगा, कौन सी इन्फॉर्मेशन को सेकंड पे या टॉप 10 रिजल्ट्स देगा, ये सारी चीज़ें गूगल कैसे डिसाइड करता है, ये गूगल खुद बताता है कि वो 200 से ज़्यादा सवाल पूछता है। वो 200 से ज़्यादा सवाल ये पूछता है कि कौन सी वेबसाइट उसको दिखानी चाहिए, कौन सी वेबसाइट उसको नहीं दिखानी चाहिए, यूज़र क्या मांग रहा है, उसके पास क्या पड़ा हुआ है, और ये सब चीज़ें गूगल जब डिसाइड कर लेता है तो वो कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर आपको मिलियंस ऑफ रिजल्ट्स दिखाता है उस सर्च के अगेंस्ट जो आपने उससे की होती है या जो आपने उससे पूछा हुआ होता है। तो हमें भी अंडरस्टैंड करना है कि वो 200 से ज़्यादा सवाल क्या हैं जो गूगल पूछता है, क्योंकि एसईओ इन्हीं 200 सवालों के ऊपर ऑप्टिमाइज़ करने का नाम है। तो अगर मैं आपको दूसरे अंदाज में बताऊं तो ये जो गूगल के 200 से ज़्यादा सवाल हैं ये एसईओ फैक्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। हम टेक्निकल ज़ुबान में इनको एसईओ फैक्टर्स कहते हैं, क्योंकि हमें यह पता है कि गूगल जब ये 200 सवाल पूछता है बेसिकली वो इन 200 सवालों के ऊपर स्कोरिंग करता है। ये स्कोरिंग की बेस पे आपकी पूरी वेबसाइट को एक नंबर अलॉट होता है, आप एक स्कोर विन करते हैं, और अगर आपका स्कोर बाकियों से अच्छा है तो आप ऊपर चले जाते हैं, अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है या आपसे अच्छा किसी और वेबसाइट का स्कोर है तो वो ऊपर चली जाती है। और ये पूरी की पूरी स्कोरिंग का मैकेनिज़्म, इसी को हमने बेहतरीन करना होता है और ये सब चीज़ें हम एसईओ में पढ़ेंगे। ये 200 से ज़्यादा क्या सवाल हो सकते हैं? सो फॉर एग्जांपल गूगल ये पूछ सकता है कि आपकी वेबसाइट पे क्या कंटेंट है, यूज़र ने क्या सर्च किया था और आपने क्या लिखा हुआ है, और अगर लिखा हुआ है तो किस तरह से लिखा हुआ है। और वो गूगल ये भी पूछ सकता है कि फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट कहाँ होस्टेड है, या आपने अपनी वेबसाइट किस लैंग्वेज में बनाई है, क्या उसके ऊपर डिज़ाइन अच्छा है, क्या उसकी डोमेन अच्छी है, क्या उसकी डोमेन सेंस बना रही है, क्या आपने इमेजेस डाले हैं, क्या वो इमेजेस ऑप्टिमाइज्ड हैं। ये सारी वो बेशुमार चीज़ें हैं जो गूगल आपसे पूछ सकता है। असल में गूगल ये जज कर रहा होता है, वो जज करने का तरीका उसको वो एल्गोरिदम में महफूज है और हमें या किसी को उस एल्गोरिदम का नहीं पता। और इसी एल्गोरिदम की वजह से, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया था कि गूगल है, अगर वो एल्गोरिदम लोगों को मिल जाए और पब्लिकली वो आम हो जाए तो लोग क्या करेंगे, उसको क्रैक करने की कोशिश करेंगे और उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इससे रिजल्ट्स चीट होना शुरू हो जाएंगे और वो लोग ऊपर आना हो जाएंगे जो टेक्निकली ज़्यादा बेहतर हैं और उनको लगता है कि वो गूगल को चीट करके ऊपर आ सकते हैं। हमें सिर्फ ये पता है कि गूगल इन रैंकिंग फैक्टर्स के ऊपर हमें जज करता है और हमें स्कोर साइन करता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो किन किन बेसिस पे किन किन चीज़ों का कितना कितना स्कोर देता है। हमें कोशिश ये करनी है कि इन तमाम फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज़ करें। जैसे ही हम इन तमाम फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो हम भी ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। और इनमें बहुत सारे फैक्टर्स वेबसाइट के ऊपर हैं जिनको हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। कुछ फैक्टर्स वेबसाइट के ऊपर नहीं हैं, उनको हम ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ऑन पेज और ऑफ पेज ये दो बड़ी टाइप्स हैं या दो बड़ी तकसीम है आपकी एसईओ की। जब भी हम एसईओ को देखते हैं तो हम उनको दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। ऑन पेज फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे, ऑफ पेज फैक्टर्स भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लेकिन हम स्टार्ट ऑन पेज से करेंगे। इस टॉपिक में ये बताना ज़रूरी था कि एसईओ ऑन पेज और ऑफ पेज में डिवाइडेड है और हमने ऑन पेज कैसे करनी है और ऑन पेज में क्या क्या हो सकता है, और ऑफ पेज में भी हम डिस्कस करेंगे जब हम ऑन पेज कर लेंगे, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। जैसा कि हमें पता है कि एसईओ दो हिस्सों में डिवाइडेड है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। हमने तो दोनों पे बात करनी है, लेकिन सवाल ये है कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कितनी ज़रूरी है। एक अंदाजे के मुताबिक ये समझा जाता था कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन तकरीबन 30% इम्पोर्टेंस रखती है एसईओ के अंदर। यानी कि अगर आप एसईओ को 100% पे डिवाइड करें तो 30% जो है वो ऑन पेज है, बाकी सारी ऑफ पेज है। ऑफ पेज से मुराद लिंक बिल्डिंग भी है। सो ऑन पेज और ऑफ पेज का तकरीबन 30 और 70% का डिफरेंस था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये शिफ्ट हो गया। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि एसईओ जो है ऑन पेज वो 70% है, जबकि ऑफ पेज 30% रह गई है। ये क्यों हुआ? ये इस तरह से होता है कि गूगल जैसे जैसे अपडेट हो रहा है, गूगल जैसे जैसे इवॉल्व कर रहा है अपनी सर्चेस को, उस तरह से इंपॉर्टेंस बदलती जा रही है। कुछ रैंकिंग फैक्टर्स ऊपर आ जाते हैं, कुछ रैंकिंग फैक्टर नीचे चले जाते हैं। और ये जो गूगल 200 से ज़्यादा सवाल पूछता है, कुछ की अहमियत बढ़ जाती है, कुछ की अहमियत कम हो जाती है। और फिर जब ये बढ़ती और कम होती है, इसमें यह भी चीज़ नोट करना ज़रूरी है कि अक्सर कुछ फैक्टर्स ख़त्म भी हो जाते हैं
और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो गूगल ने नए भी लॉन्च किए हैं। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी जब हमने गूगल सर्च की बात की थी और गूगल कैसे बेहतरीन सर्च इंजन है। हमने तब यही जिक्र किया था कि गूगल कैसे कैसे अपने आप को अपडेट करता रहता है, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करता है ताकि उसका यूज़र उसके ऊपर आए जब, और उस बेहतरीन इन्फॉर्मेशन उससे एक्सट्रैक्ट कर सके, और जब वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा तभी गूगल विन करेगा। हमने ये नहीं देखना कि ऑन पेज कितनी इंपॉर्टेंट है, कि वो 70% है या 30% है। सवाल ये है कि क्या ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन ज़रूरी है? तो जी हाँ, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है और हमने इस पे पूरी तरह से इसको ऑप्टिमाइज़ करना है, और हमने इसीलिए वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया, और इसीलिए हमने वेबसाइट की कंटेंट की बात भी की कि कितने पेजेस बनाने चाहिए। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं और हमने इसको करना है। हमें ये तो नहीं पता कि कितनी ज़रूरी है, लेकिन हमें ये पता है कि इसका रोल दिन ब दिन बढ़ रहा है, और इसी वजह से कंटेंट की तरफ लोग ज़्यादा रुझान करते चले जा रहे हैं, और जितना ज़्यादा कंटेंट आपकी वेबसाइट पे होगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो आपने ऑन पेज को इग्नोर नहीं करना। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है, और हम मज़ीद बात करेंगे कि इसमें क्या क्या शुमार है। हमने बात की कि ऑन पेज का रोल बढ़ रहा है, और हमें ये भी पता है कि एसईओ में ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन दो टाइप्स अवेलेबल हैं। तो हमने ऑन पेज में क्या क्या करना है मैं आपको यहाँ बता दूंगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में वो सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं जो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड हैं। मतलब ये कि ऑन द पेज वो फैक्टर्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड होते हैं। जितना भी फैक्टर्स, जितने भी सवाल आपकी वेबसाइट से पूछे जा सकते हैं, वो सारा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में काउंट होता है। फॉर एग्जांपल, आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपकी वेबसाइट कहाँ होस्टेड है। गूगल ये पूछ सकता है कि आपकी वेबसाइट में कंटेंट किस तरह का है या उसमें क्या क्या शामिल है। मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि ये ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के जो फैक्टर्स हैं ये किस तरह से डिवाइडेड हैं। तो हमने तकरीबन इसको 6 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा पेज लेवल फैक्टर्स, वो सारे फैक्टर्स जो आपके पेज के ऊपर होते हैं। पेज के ऊपर क्या हो सकता है? पेज के ऊपर आपका कंटेंट होता है, उसमें हेडिंग्स होती हैं, या उसमें इमेजेस हो सकते हैं, और उसमें डिफरेंट चीज़ें इंक्लूडिंग योर लेआउट, योर डिज़ाइन, ये सब चीज़ें पेज के ऊपर होती हैं। सो गूगल ये पूछ सकता है कि ये कितना ऑप्टिमाइज्ड है या ये कैसे है। तो हमने इनको भी ऑप्टिमाइज़ करना होता है। इसके बाद बात करें तो इमेज की बात हुई। सो अगर आपको याद हो तो गूगल में जब सर्च करते हैं तो गूगल इमेजेस की भी सर्च करता है। सो जितने भी आपकी वेबसाइट पे इमेजेस होते हैं वो भी गूगल में सर्च होते हैं। इसको हम इमेज एसईओ भी कहते हैं, और इमेज के अपने बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको ऑप्टिमाइज़ करना ज़रूरी है, उससे आपकी एसईओ बेहतर हो जाती है। इसके बाद बात करें तो साइट लेवल फैक्टर्स आते हैं। साइट लेवल फैक्टर्स अगर आपको याद हो तो हमने स्ट्रक्चर की बात की थी। तो साइट लेवल फैक्टर्स ज़्यादातर स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड होते हैं। आपकी वेबसाइट किस तरह स्ट्रक्चर्ड है, उसमें पूरी वेबसाइट में लेआउट क्या है, उसके कितने नंबर ऑफ़ पेजेस कितने हैं, और गूगल को कितनी आसानी से वो सारे फैक्टर्स मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें साइट लेवल फैक्टर्स में काउंट होती हैं। उसके बाद बात होती है एडवांस्ड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि आपका कंटेंट किस तरह से एडवांस लेवल पे जा सकता है। इसमें हम बात करेंगे कि आपके कंटेंट को कैसे कैसे एनहेंस किया जा सकता है कि गूगल आपको बेहतरीन वेबसाइट समझे जब भी आपकी वेबसाइट या आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई सर्च क्वेरीज होंगी। तो ये सारे एडवांस लेवल फैक्टर्स हमने इस सेक्शन में डाले हैं ताकि आप इस टॉपिक में ये समझ जाएं कि किस तरह से आपके कंटेंट को एडवांस लेवल पे हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डोमेन है। जैसे हमने बात की डोमेन नेम या उसका TLD, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसईओ के अंदर। सो हम इनमें जितने भी डोमेन के फैक्टर्स हैं वो सब डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका TLD क्या होना चाहिए, आपके डोमेन का नाम क्या है, और आपने कहाँ से ख़रीदी, आपकी होस्टिंग कहाँ पर है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी ऑडियंस पाकिस्तान में है तो क्या आपकी होस्टिंग पाकिस्तान में है या आपकी डोमेन में .pk आ रहा है। तो ये सब चीज़ें गूगल देखता है, और उसके बाद गूगल डिसाइड करता है कि क्या आपकी वेबसाइट उस सर्च यूज़र के लिए बेहतरीन वेबसाइट है या नहीं है। तो हमने ये भी ख्याल रखना है कि हम इन फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज़ करें। और आखिर में हमारे पास एडवांस फैक्टर्स हैं जिसमें हम थोड़ा टेक्निकल बातें करते हैं। इनको हम टेक्निकल एसईओ के नाम से भी जानते हैं। सो इन एडवांस फैक्टर्स में वो सब चीज़ें शुमार होती हैं जो टेक्निकल लेवल पे गूगल देखता है। अब टेक्निकल से क्या मुराद है? टेक्निकल से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी क्लाइंट से प्रोजेक्ट पकड़ा और आपने उसकी वेबसाइट देखी, तो वेबसाइट वो अच्छा कोड नहीं उस पर लिखा हुआ था, या वेबसाइट बहुत हैवी थी, या वेबसाइट में बहुत सारे मसले थे जो आपकी एसईओ को रोक सकते हैं।
तो आपको तब क्या करना होता है, आपको तब एक डेवलपर को इन्वॉल्व करना होता है इन इश्यूज को फिक्स करने के लिए। डेवलपर एसईओज नहीं होते, ये भी हमने पहले बात की थी। कुछ डेवलपर्स को लगता है कि वो अच्छे एसईओज हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि डेवलपर्स को एसईओ से गाइड करना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आपकी एसईओ इस डेवलपर पे या इस वेबसाइट पे डिपेंडेंट है, तो ज़रूर कोशिश करें कि एक वेबसाइट बेहतरीन कर ले। अपने आप क्लाइंट से बात करें कि हमें ये अगर अच्छी एसईओ चाहिए तो हमें वेबसाइट भी ठीक करनी पड़ेगी। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल पे लोड नहीं हो रही तो हमें लोड करवानी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें टेक्निकली बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, लेकिन आपने इन सब इश्यूज़ को फिक्स करने के लिए क्लाइंट से कहना है कि डेवलपर को हायर कर ले। अगर आपका अपना बिजनेस है तो आप तब भी किसी ना किसी डेवलपर को हायर करके इन चीज़ों को फिक्स करवाएंगे, क्योंकि ये भी इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। और अगर इनकी वजह से आपकी वेबसाइट या आपका कंटेंट को गूगल इंडेक्स नहीं कर पा रहा तो वो आपको पेनलाइज कर सकता है या आपकी एसईओ अफेक्ट हो सकती है। तो हमारा चूँकि काम एसईओ को बेहतर करना है, तो हम चाहेंगे कि हम इन तमाम फैक्टर्स को बेहतरीन कर लें। और ये मैंने आपको मेन बड़े बड़े जो है वो टॉपिक्स बता दिए हैं ऑन पेज के अंदर। हम फर्दर इनकी डिटेल में जाएंगे और इसमें हम एक एक फैक्टर को प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे, और इसमें ज़्यादातर हैंड्स ऑन आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा भी कि कैसे ये गलत होता है, कैसे ठीक करना होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि HTML मेटा टैग्स क्या होते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने पहले डिस्कस किया था कि HTML क्या होती है। तो HTML बेसिकली हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिसके ऊपर पूरा इंटरनेट चलता है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि गूगल जो है वो आपकी वेबसाइट को जो विजुअली है वो नहीं देखता, बल्कि पीछे जो उसकी कोड है वो देखता है। और वो कोड किस तरह से लिखा हुआ होता है, अगर किसी भी आप वेबसाइट को देखें उसके सोर्स में जाकर, तो उसको कुछ इस तरह से पूरी वेबसाइट का कोड डिवाइडेड होता है, जिसमें मेनली जो सेक्शंस होते हैं वो HTML, हेड और बॉडी, ये 3 सेक्शन मेनली किसी भी वेबसाइट के ऊपर होते हैं। तो हमने भी इसको अंडरस्टैंड करना है एसईओ के लिए कि किस तरह से हम इनको यूज करते हुए गूगल को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं HTML कोड्स के थ्रू। सो मेटा टैग्स क्या होते हैं? सो मेटा टैग्स को देखने में कुछ इस तरह से नजर आते हैं, जिसमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन गूगल को या ब्राउजर्स को दी जाती है। ये मेटा टैग्स बेसिकली आपकी एसईओ में हेल्प करते हैं, क्योंकि गूगल जो है वो आपका विजुअल कंटेंट नहीं पढ़ता, बेसिकली वो पीछे कोड में आपकी इंफॉर्मेशन पढ़ता है। और मेटा टैग्स में तकरीबन 2 चीजें क्लियर डिफाइन हुई होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक टैग का नाम क्या है, जिस तरह से डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है या कीवर्ड्स की बात हो रही है, और दूसरा उसकी वैल्यू क्या है। वैल्यू बेसिकली वो आपका कंटेंट है या वो वैल्यू है जो आप गूगल को देना चाहते हैं, तो उसको वैल्यू में डालते हैं। सो बेसिकली ये पूरी जो कमांड है या पूरा ये टैग है, बेसिकली इसको मेटा टैग्स बोलते हैं। सवाल ये है कि ये मेटा टैग्स हम डालते कहां पर हैं? तो आपने ये याद रखना है कि जितने भी मेटा टैग्स हैं वो सारे हेड सेक्शन में जाते हैं। हेड सेक्शन फॉर एग्जांपल इस तरह से जब आप टैग्स लिखते हैं तो ये सारे के सारे टैग्स हेड से स्टार्ट होके और जहां हेड खत्म होता है उसके बीच में ये डाले जाते हैं, और ये विजिबल नहीं होते पब्लिकली। सो आपको जो भी कंटेंट पेज पर नजर आता है वो सारे का सारा बॉडी टैग से स्टार्ट होता है, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया। लेकिन जितने भी मेटा टैग्स हैं वो सारे के सारे आपने हेड सेक्शन में डालने हैं। सवाल ये है कि मेटा टैग्स की इंपॉर्टेंस क्या है और इसमें इंपॉर्टेंट मेटा टैग्स कौन से हैं। सो मेटा टैग्स बेसिकली आपके वो जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो गूगल पिक करता है उसमें कीवर्ड्स एनरिचमेंट के लिए यूज होते हैं। अगर आपने अपने पेज का टाइटल ठीक नहीं लिखा या आपने अपनी डिस्क्रिप्शन ठीक नहीं लिखी तो गूगल समझता है कि ये पेज इंपॉर्टेंट नहीं है। या अगर आपने अपने टारगेटेड कीवर्ड अपने मेटा टैग्स में यानी कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन में नहीं डाला तो गूगल को नहीं पता चलेगा कि ये पेज किसके बारे में है। सो उसको डालने के लिए हमने 3-4 इंपॉर्टेंट मेटा टैग्स के ध्यान में रखना होता है, जिसमें सबसे पहले टाइटल टैग है। और टाइटल टैग लिखने में कुछ इस तरह से नजर आता है आपको। आप ये देखेंगे कि टाइटल का टैग ओपन हो रहा है और टाइटल का टैग क्लोज हो रहा है, और उसके बीच में जो भी टेक्स्ट है जिस तरह से टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये टेक्स्ट आपका विजिबल होगा गूगल में या आपके ब्राउजर के टैब में। सो ये एसईओ में ये टाइटल टैग सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? जब भी आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो सबसे पहले आपको टाइटल नजर आता है जो ब्लू कलर में लिखा हुआ होता है। मैं आपको अभी इसकी एग्जांपल दूंगा। और जब भी आप किसी ब्राउजर को ओपन करते हैं तो उसके ऊपर आपको जो टैब का जो टाइटल है, जो पेज का टाइटल है, वो आपको यही टाइटल टैग से ही वो पिक करता है ब्राउजर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई पेज बनाया है उसमें अगर आपने टाइटल ऑप्टिमाइज नहीं किया या प्रॉपरली नहीं लिखा तो आपको नुकसान देगा। अगर आपने एसईओ बेहतर करनी है तो आप इसको ऑप्टिमाइज करेंगे, और इसकी लेंथ जो है तकरीबन वो 70 कैरेक्टर्स तक आप जा सकते हैं। इस पर भी हम मजीद बात करेंगे कि लेंथ क्यों इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन टैग देखने में कुछ इस तरह का लगता है।
और ये डिस्क्रिप्शन में बेसिकली आप अपनी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और आपके पास जो कैरेक्टर लिमिट है वो 300 लेटर्स तक है, लेकिन गूगल दिखाता 150 लेटर्स तक है, या टू बी वेरी प्रिसाइज 156 लेटर्स तक वो दिखाता है। आपको लिखनी 300 कैरेक्टर्स तक होती है। 300 कैरेक्टर्स का मतलब यह है कि आप उसमें डिफरेंट डिस्क्रिप्शन को लेंथी करके अपनी एक्सप्लेन कर सकते हैं। गूगल उसको अपनी मर्जी से 156 कैरेक्टर्स तक लिखता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको अभी भी 156 तक ही लिखते हैं ताकि वो मेक श्योर कर लें कि गूगल सिर्फ वही दिखाए जो उन्होंने लिखी है। तो डिस्क्रिप्शन टैग भी अगेन जिस तरह से टाइटल टैग है, डिस्क्रिप्शन टैग में आप अपना कंटेंट लिखते हैं, जो भी यहाँ लिखेंगे वो गूगल में विजिबल होगा, और यहाँ पर आप यूजुअली अपने कीवर्ड से इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। डिस्क्रिप्शन टैग की खासियत ये भी है कि जब लोग टाइटल पढ़ते हैं गूगल सर्च में, तो डिस्क्रिप्शन में आप अपने टाइटल को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने टाइटल में मोबाइल फोन लिखा है या मोबाइल फोन स्टोर लिखा है, तो नीचे आप थोड़ी सी अपनी डिटेल बता सकते हैं कि आप इस स्टोर में क्या क्या करते हैं या क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं। याद रहे कि आपने टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में आपने कीवर्ड्स को यूज करना है, और हम इसको भी मजीद डिस्कस करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट टैग है कीवर्ड्स टैग। कुछ लोग इसको अभी भी यूज करते हैं, लेकिन गूगल ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। लोगों का ये कहना है कि अगर गूगल ने डिसकंटिन्यू किया है, लेकिन बाकी सर्च इंजन शायद अभी भी इसको कंसीडर करते हैं। इस कीवर्ड्स टैग्स में होता क्या है, इन कीवर्ड्स टैग में गूगल पहले ये कहता था कि आप अपने पेज के बारे में 2-3 मेन कीवर्ड्स लिख दें कि ये पेज किस बारे में है। इससे गूगल को या बाकी सर्च इंजन को ये अंदाजा हो जाता था कि ये पेज में क्या क्या बात डिस्कस हो रही है, और वो उसके अगेंस्ट उसको रैंक करने की कोशिश करते थे। गूगल ने कुछ साल पहले इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम या हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एल्गोरिदम है वो इस कदर इंटेलिजेंट है कि हम आपका पेज का कंटेंट देखकर ये बता सकते हैं कि ये पेज किस बारे में है, तो आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है कि आपका पेज किस बारे में है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग इसको लिखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी लिखते हैं। तो अगर आप लिखेंगे तो मसला नहीं है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी मसला नहीं है, लिखने में भी बुराई कोई बात नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेटा टैग्स जब हम गूगल में सर्च करते हैं तो आपको इस तरह से नजर आते हैं। ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन है। जिस तरह से आप अगर हम सर्च करें डीजी स्किल्स गूगल पे तो हमें कुछ इस तरह से रिजल्ट्स नजर आते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि एक ब्लू कलर में जो लाइन है ये बेसिकली टाइटल है, और उसके नीचे जो ग्रीन वो यूआरएल है, और नीचे जो टेक्स्ट है बेसिकली वो डिस्क्रिप्शन है। गूगल ने ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन बेसिकली आपकी वेबसाइट से पिक किया है। हमने ये देखना होता है कि ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन किस तरह से नजर आ रही है, और हमने ये कंट्रोल करने के लिए हमें अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑप्टिमाइज करने पड़ते हैं ताकि यहाँ पर वो ऑप्टिमाइज हो जाए। इसमें एक चीज का ख्याल रखिएगा कि अगर आपने कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन की है, इसको इतना ऑप्टिमाइज ना करें कि वो पढ़ने वाले को अजीब लगे, वो बुरा लगे। आप सिर्फ इसको प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर में लिखेंगे और कोशिश ये करेंगे कि कम से कम उनको पता चले कि ये हमने कोशिश की है एसईओ करने की। लेकिन ये चीजें हमेशा साथ साथ चलती रहती हैं, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता इसकी खुद समझ आ जाएगी। इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन बेसिकली एचटीएमएल से आई है, और मैं अब आपको लाइव दिखाऊंगा कि ये कहां पर लिखी हुई है और गूगल क्यों इसको ऐसे ही पिक कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने डिजिस्किल्स की वेबसाइट ओपन की। इसमें आपको विजिबली जो नजर आ रहा है ये सारा का सारा टेक्स्ट बेसिकली एचटीएमएल से पिक हो रहा है, लेकिन ये सब कंटेंट जो है बॉडी टैग में है। अगर मैं ये देखना चाहूँ कि इसके बॉडी टैग में क्या है और इसके हेड टैग में क्या है, तो मैं कहीं पर भी इसको क्लिक करूंगा, मैं राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करके इसके मैं व्यू पेज सोर्स कर लूंगा। जैसे इसका सोर्स ओपन होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको आप जो HTML का स्ट्रक्चर जैसे आपने देखा था उसमें आपको कुछ मिलता जुलता स्ट्रक्चर नजर आएगा। ऊपर से आप नीचे तक जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा कोडिंग मिलेगी जो कि डेवलपर्स का काम है, लेकिन हमें इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये कैसे काम करती है। मैं अगर जूम इन करूं तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हेड सेक्शन स्टार्ट हो रहा है जिसको मैंने हाईलाइट किया, और उसके बाद ये टाइटल सेक्शन स्टार्ट हुआ और ये खत्म हो रहा है यहाँ पर स्लैश टाइटल के ऊपर जाके। सो आपको याद होगा कि जब भी HTML टैग ओपन होता है उसको हमने क्लोज भी करना होता है, और उसके बीच में जो भी टेक्स्ट होगा वो उसकी वैल्यू कहलाएगी। सो डिजी स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम वही रिजल्ट है जो हमने गूगल में अभी देखा था। और उसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो टैग है वो डिस्क्रिप्शन का है, और इसको अगर आप सिलेक्ट करें तो ये तकरीबन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और नीचे जाके खत्म हो रहा है। सो ये डिस्क्रिप्शन टैग वही डिस्क्रिप्शन है जो गूगल ने यहाँ से पिक की थी। सो जब आप बेसिकली अपने HTML पेज में जो भी आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो इस तरह से ही गूगल में नजर आएगी। जैसे कि आपने देखा कि मेटा टैग्स क्या होते हैं और उसको हम क्यों यूज करते हैं। सो ये मेटा टैग्स बेसिकली बेस है आपकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको याद होगा कि हमने काफी डिटेल में कीवर्ड रिसर्च पढ़ी थी, और हमने ये भी देखा था कि कीवर्ड्स को कैसे आपने रिसर्च करना है,
फिर उसको शॉर्टलिस्ट करना है और उसको ऑर्गेनाइज करना है। लेकिन वो कीवर्ड की एक्सरसाइज हमने की क्यों थी? असल में तो वो कीवर्ड्स अब हमें काम आएंगे, क्योंकि जब हम ऑप्टिमाइज करते हैं तो हम वही कीवर्ड जो है वो यूज करते हैं अपने कंटेंट के अंदर। सो मैंने जैसे एक एग्जांपल ली थी मोबाइल स्टोर की। सो आपको याद होगा कि हमने मोबाइल स्टोर के अगेंस्ट मोबाइल फोन एसेसरीज और इस तरह से मिलते जुलते हमने कीवर्ड रिसर्च किए थे, क्योंकि मुझे ये लगा कि अगर मैं मोबाइल स्टोर ओपन करूंगा तो मेरी जो ऑडियंस है वो इस तरह से कीवर्ड ढूंढेगी और हम चाहेंगे कि हमारी वेबसाइट उस तरह से ऑप्टिमाइज हो जाए। सो अब तक कीवर्ड रिसर्च तो ठीक थी, लेकिन उसको ऑप्टिमाइज करना कैसे है, असल में हम ये डिस्कस कर रहे हैं। सो मैंने जब कीवर्ड रिसर्च किए तो मैंने कुछ इस तरह से ग्रुप्स बनाए, और जो कि मैंने बताया था कि जब आपने कीवर्ड रिसर्च करने हैं तो आपने उनके ग्रुप्स बनाने हैं, और हर ग्रुप में एक प्राइमरी कीवर्ड होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 4 ग्रुप्स हैं और 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इनमें डिफरेंट सेंस बन रही है, लेकिन ये जो ग्रुप्स हैं इनमें जो हर ग्रुप के अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो आपस में मिलते जुलते हैं। सो होता क्या है कि आप जब कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो आप हर ग्रुप में एक प्राइमरी कीवर्ड लेते हैं और उससे मिलते जुलते कीवर्ड्स को उसी ग्रुप में डाल देते हैं। ये ग्रुप तकरीबन 5 से 12, 10, 15 इसके अराउंड आप अपने कीवर्ड के ग्रुप्स बना सकते हैं। कोशिश करें कि कीवर्ड के ग्रुप्स छोटे रखें। अगर आपको ये लगे कि ग्रुप में डिफरेंट किस्म की वो कीवर्ड्स आ रहे हैं तो 2 ग्रुप्स बना लें, ना कि एक ही ग्रुप में सबको आप उसमें घुसाते जाएं। सो इससे फायदा ये होगा कि आप ज्यादातर ऑप्टिमाइज कर सकेंगे अपने कंटेंट को डिफरेंट ग्रुप्स के अगेंस्ट। सो ये मैंने 4 ग्रुप्स बनाए, इनमें से मैं एक ग्रुप पकड़ूंगा और उनको मैं की पेज के साथ असाइन कर दूंगा। सो जितने भी ग्रुप्स आप बनाएंगे बेसिकली हर ग्रुप एक पेज के साथ असाइन करना जरूरी है। सो आपके जितने पेजेस हैं आप उनके साथ एक एक ग्रुप अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नई वेबसाइट बना रहे हैं या आपके क्लाइंट अगर नई वेबसाइट बना रहा है तो अगर उसने कीवर्ड रिसर्च नहीं की तो उसके पेजेस भी नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप उनको एक ग्रुप दिखाएंगे और उनको बताएंगे कि जी देखें ये सर्च हो रहा है और हमें लगता है कि इसके ऊपर एक पेज बनना चाहिए। या अगर आपका अपना बिजनेस है तो फिर डेफिनेटली आप ये डिसीजन लें कि जो लोग वो कीवर्ड सर्च कर रहे हैं जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड है और आपको लगता है कि ये आपकी टारगेट ऑडियंस सर्च कर सकती है और अगर ये सर्च करके आए तो आपको सेल जनरेट हो सकती है, तो आपने ये डिसीजन लेना है कि इस ग्रुप के ऊपर मुझे एक पेज बना लेना चाहिए ताकि हम उसके ऊपर ऑप्टिमाइज करें। तो ये ऑप्टिमाइजेशन की जो मैं बात कर रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं कि कैसे होती है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्रुप नंबर 1 लिया और मैंने उसको पेज नंबर 1 के साथ एसोसिएट कर दिया। अब आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 1 के साथ जब मैंने उसको एसोसिएट किया तो वो मोबाइल फोन प्राइसेस, लेटेस्ट मोबाइल फोन और इस तरह के डिफरेंट जो है मैंने कीवर्ड एक ही जगह पे रख दिए। इसमें देखने वाली बात यह है कि मोबाइल फोन मेरा प्राइमरी कीवर्ड था, लेकिन फिर मैंने मोबाइल फोन के साथ प्राइसेस देखी, फिर मैंने मोबाइल फोन के साथ लेटेस्ट लगा दिया, ऑनलाइन देखा। ये सब वो सर्चेज हैं जो हमारी टारगेट ऑडियंस सर्च कर रही है। इसमें हमारा कुछ नहीं है या आपने भी अपनी कोई पर्सनल इसमें टेक नहीं डालनी, उसमें सिर्फ आपने ये करना है कि आपने गूगल से ये पिक करने हैं। सो आपका पर्सनल ओपिनियन इसमें नहीं आ सकता। आपका पर्सनल ओपिनियन आएगा जब आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे। जब आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे तब आप सारे के सारे कीवर्ड्स गूगल में डालकर उसको रिसर्च कर लें कि उसके अगेंस्ट गूगल क्या क्या क्वेरीज बता रहा है। लेकिन जो गूगल से डेटा आपने डाउनलोड किया है उसको एक्सेल शीट में डाला है, वो डेटा आपने यूज करके कीवर्ड ग्रुप्स बनाने हैं और ग्रुप्स बनाकर आपने एसोसिएट करना है। जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन मेटा टैग्स जो होते हैं वो ऑन पेज की पहली कंडीशन है या पहली शुरुआत वहां से होती है। अब ये कीवर्ड्स मैंने कैसे टाइटल में डाले आप देख सकते हैं कि मेरे डिफरेंट कीवर्ड्स एक ही फ्रेज के अंदर रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब मैं लिखूं लेटेस्ट ऑनलाइन मोबाइल फोन प्राइसेस इन पाकिस्तान, तो उसमें काफी कीवर्ड्स मैंने मर्ज करके एक लंबी सी फ्रेज बना दी जो गूगल को ये बताने की कोशिश की कि इसमें काफी सारे कीवर्ड्स हैं और चूंकि ये सब कीवर्ड्स गूगल में लोग सर्च करते हैं तो मैं चाहूंगा कि इसमें मैक्सिमम मैं इसको कीवर्ड इन मैक्सिमम कीवर्ड्स को मैं टाइटल के अंदर लिखूं। फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन मेरा कीवर्ड था तो वो मोबाइल फोन भी आ रहा है, मेरा मोबाइल फोन प्राइसेस था तो मोबाइल फोन प्राइसेस भी आ रहा है, और उसके बाद लेटेस्ट मोबाइल फोन था वो भी आ रहा है उसके बीच में, और मोबाइल फोन इन पाकिस्तान गोया कि ये इकट्ठे नहीं आ रहा लेकिन मोबाइल फोन प्राइसेस इन पाकिस्तान मैंने लिखा है। तो गूगल इतना इंटेलिजेंट है कि अगर कोई मोबाइल फोन इन पाकिस्तान सर्च कर रहा हो तो मोबाइल फोन प्राइसेस इन पाकिस्तान पेज रैंक कर सकता है, क्योंकि मोबाइल फोन इन पाकिस्तान के बीच में सिर्फ प्राइसेस का वर्ड है। सो ये पूरा टाइटल इसलिए सेंस बना रहा है क्योंकि मैंने सारे के सारे कीवर्ड्स उसमें प्रॉपरली यूज किए हैं और मैं चाहूंगा कि सब सर्चेस गूगल इनको टाइटल में देखे, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि गूगल जब मेरा टाइटल देखे तो उसको पता चले कि ये टाइटल किस पेज के ऊपर है और ये किस टॉपिक के बारे में है, और मेरा टॉपिक है मोबाइल फोन्स। सो मैं ये चाहता हूं कि मोबाइल फोन्स के ऊपर मेरा ये पेज ऑप्टिमाइज रहे।
तो मैंने उसको यूज किया टाइटल के अंदर, और यही काम मैं डिस्क्रिप्शन में भी करूंगा। लेकिन चूंकि हमारे पास डिस्क्रिप्शन की लेंथ ज्यादा होती है, और मैंने ये भी बताया कि हम 300 कैरेक्टर्स तक जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग रिकमेंड करते हैं कि 156 तक ही आप लिखें। तो मैंने 156 कैरेक्टर्स की एक डिस्क्रिप्शन लिखी। सेम कीवर्ड्स को मैंने दोबारा से यूज किया, लेकिन इस बार मैंने डिस्क्रिप्शन में यूज किया, और चूंकि मेरे पास जगह ज्यादा थी तो मैंने उसको प्रॉपरली प्लान करके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में बनाया। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा गेट अपडेट्स ऑन द लेटेस्ट मोबाइल फोन प्राइसेस इन पाकिस्तान। पहले सेंटेंस में मैंने जब लिखा गेट अपडेट्स, इसका मतलब मैं लोगों को इनवाइट कर रहा हूं कि आप अपडेट्स लें ऑन लेटेस्ट मोबाइल फोन्स इन पाकिस्तान, लेटेस्ट मोबाइल फोन्स इन पाकिस्तान के ऊपर। तो यही मेरा कीवर्ड था, उसके अंदर मोबाइल फोन्स इन पाकिस्तान, लेटेस्ट मोबाइल फोन्स, ये सब कवर हो रहे हैं। प्राइसेस का सेक्शन मैंने आगे डिस्कस किया, जिसमें सेकंड लाइन में हमारा चूंकि मोबाइल का नाम, हमारे मोबाइल स्टोर का नाम एबीसी मोबाइल्स है, तो एबीसी मोबाइल्स इज एन ऑनलाइन फोन स्टोर एंड वी प्रोवाइड अपडेटेड प्राइसेस ऑन लेटेस्ट स्मार्टफोन्स। सो इसमें मैंने ना सिर्फ प्राइसेस का वर्ड यूज किया, बल्कि मैंने स्मार्टफोन्स भी यूज कर लिया, क्योंकि वो मुझे लगता है कि एक सिनोनिम टाइप वर्ड है, जो कि अगर कोई मोबाइल फोन्स लिख रहा हो तो वो स्मार्टफोन्स भी शायद लिख सकता है। अब चूंकि स्मार्टफोन्स की प्राइमरी फोकस नहीं था, मेरा प्राइमरी फोकस मोबाइल फोन्स के ऊपर था, तो मैंने मोबाइल फोन्स को इसके ऊपर ऑप्टिमाइज किया। लेकिन यही पॉसिबिलिटी है कि अगर आपको लगे कि स्मार्टफोन्स भी लोग सर्च करते हैं, तो आप स्मार्टफोन्स का एक डिफरेंट ग्रुप बनाकर प्रॉपर उसके डिफरेंट जो है टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनाकर एक नए पेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जिसका नाम भी आप स्मार्टफोन्स के साथ रख दें। ये आपने डिसाइड करना होता है कि कितनी आपने, आपके पास बैंडविड्थ कितनी है, मतलब कि आपके पास टीम कितनी है, रिसोर्सेज कितने हैं, आप एक बंदा काम कर रहा है या 10 बंदे काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर आपके पास स्ट्रेंथ ज्यादा है तो आप इसको एक्सपेंड करेंगे और आप ज्यादा से ज्यादा पेजेस बनाना चाहेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपकी रीच हो, ज्यादा से ज्यादा आपका जो है वो वेबसाइट और बिजनेस फैले, ताकि जब भी कोई कुछ भी सर्च करे आपके बिजनेस से रिलेटेड, अल्टीमेटली उनको आप मिल जाएं। सो ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन जब मैं लिखूंगा तो टेक्निकली HTML के अंदर मैं जब उसको देखूंगा तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसमें टाइटल ये HTML फॉर्मेट में लिखा हुआ है और डिस्क्रिप्शन भी मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट में प्रॉपरली लिखी हुई है, जिसमें रेड कलर में जो टेक्स्ट नजर आ रहा है आपको, ये मेरी वैल्यूज हैं। अच्छा, अब होता ये है कि अक्सर लोगों को परेशानी ये होती है कि ये अब हम कैसे याद करें या कैसे लिखें। आपको याद होगा कि मैंने आपको ये बताया था कि HTML आपने सीखनी इतनी है जितनी SEO की हद तक आपको आ जाए। सो इसमें बहुत सारे टूल्स भी अवेलेबल हैं जो आपकी जिंदगी आसान कर देते हैं। आपको HTML सीखने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको समझने की जरूरत है, और आप उन टूल्स को यूज करके अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टूल मैं आपको बता देता हूं जिसका नाम है SEO Mofo। इसमें जब आप अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो बिल्कुल ये आपको बताता है कि ये गूगल में नजर कैसे आएगा। तो अगर इसके ऊपर फ्रीज लिखी हुई होती है जिसमें आपको ये बताता है कि आपने टेक्स्ट कितना लंबा लिखा है या आप कितना लंबा लिख सकते हैं, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन कितनी लंबी आप लिख सकते हैं और आप कितनी लिख चुके हैं। जब आप ये लिखेंगे उसके बाद URL भी लिखेंगे तो नीचे आपको वो एक डेमो दिखाएगा कि आपका ये जो मेटा टैग्स हैं, ये जो स्निपेट है, ये गूगल के ऊपर इस तरह से नजर आएगा। सो ये जो पार्ट आपको नजर आता है सर्च के अंदर, इसको सर्च स्निपेट भी बोलते हैं। सो ये मैं आपको लाइव डेमो भी करके दिखा देता हूं कि ये कैसे पॉसिबल है। आइए देखते हैं। मैं गूगल पे जाऊंगा और लिखूंगा SEO Mofo। आप SEO Mofo सर्च कर सकते हैं। आपको ये SEO Mofo का जो गूगल सर्च स्निपेट ऑप्टिमाइजेशन टूल, ये आपको टूल मिल जाएगा और वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। इसमें आप अपना टाइटल लिखेंगे, यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और यहाँ पे अपना URL लिखेंगे, तो आपको बेसिकली वो नीचे पूरा वो बता देगा कि किस तरह से आपका वो टेक्स्ट नजर आएगा। सो मैं कुछ भी यहाँ पे लिखूं वो आपको नीचे लाइव दिखाएगा। सो देखने वाली बात ये है कि इसमें वो 70 कैरेक्टर्स की लिमिट मुझे बता रहा है और यहाँ पे मुझे 156 कैरेक्टर्स की लिमिट बता रहा है। लेकिन जब आप लिखेंगे तो अक्सर ये भी होता है कि आप कम टेक्स्ट में आपकी स्पेस ज्यादा कवर हो जाती है। सो गूगल आपके सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं देखता, आपके कैरेक्टर्स का फैलाव भी देखता है, वो ये भी देखता है कि सर्च कितनी एक्सटेंड हो रही है। सो मैं अभी एग्जांपल लेता हूं, मोबाइल फोन्स इन पाकिस्तान। तो आप देखेंगे नीचे जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वो वैसे वैसे गूगल में वो मुझे दिखा रहा है कि गूगल में ये कैसे नजर आएगा। और अगर मैं इसी में मैं अगर डिस्क्रिप्शन लिखूं, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ वो मुझे नीचे उसका लाइव डेमो दिखा रहा है और साथ में ये भी बता रहा है कि मैंने कितना लंबा, यानी मेरी कैरेक्टर्स की लेंथ क्या है। अभी तक मैं 28 कैरेक्टर्स की लिख चुका हूँ, टाइटल में 25 कैरेक्टर्स की लिख चुका हूँ। इसका मतलब ये भी है कि मेरे पास अभी गुंजाइश है, मैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन और भी बढ़ा सकता हूँ। और यहाँ पर मैं अपनी डोमेन लिखकर ये भी देख सकता हूँ कि मेरी डोमेन के साथ वो कैसा लगेगा।
सो आप देखेंगे जैसे मैंने abcmobiles.com लिखा, उसने मुझे ग्रीन कलर में नीचे दिखा दिया। सो ये टूल आप यूज़ कर सकते हैं अपने लिए भी, और आप इसमें डिस्क्रिप्शन लिखकर एग्जैक्टली जान सकते हैं कि आपका वो टेक्स्ट कैसे नजर आएगा। जैसे कि आपने देखा कि मैंने SEO मोफो से टाइटल लिखकर, डिस्क्रिप्शन लिखकर मैंने अपना स्निपेट जनरेट कर लिया, और यही चीज़ आप गूगल को आप इस पे ये लिख के देख सकते हैं कि आपका गूगल में कैसे नजर आ रहा है। सो अगर आपने HTML जनरेट करनी है तो उसके लिए भी आप और भी जनरेटर ढूंढ सकते हैं, काफ़ी आपको टेक्स्ट वो मिल जाएंगे जनरेटर्स जो आपका ये HTML टैग्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं। आपने ये काम हर पेज के लिए करना है। तो आप याद रखिएगा, जितने भी आपने कीवर्ड ग्रुप सर्च किए हैं वो आपने हर पेज पे ऑप्टिमाइज करने हैं। सो ये काम रिपीट होता है हर पेज के लिए, क्योंकि आपने SEO हर पेज की करनी है और आप चाहते हैं कि आपका हर पेज रैंक करने के काबिल हो जाए। इसलिए ज़रूरी है कि आप हर पेज की कीवर्ड रिसर्च भी करेंगे, तो आप हर पेज की उसको ऑप्टिमाइज भी करेंगे, और हर पेज का एक कीवर्ड का ग्रुप बन जाता है जो आप उसके लिए यूज़ करते हैं। ग्रुप बनाने से एक फ़ायदा और भी होता है। वो फ़ायदा ये कि जब आप एक पेज का ग्रुप बना लेते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि वो कीवर्ड्स दूसरे पेज पर असाइन ना हो। सो आप पेज 1 के ग्रुप 1 कीवर्ड्स को आप पेज 2 के ऊपर यूज नहीं कर सकते। सो पेज 2 का ग्रुप 2 कीवर्ड्स बनाएं, जो है वो सब आप जब उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, इससे ये होगा कि आपका कंटेंट डुप्लीकेट नहीं होगा, और डुप्लीकेट नहीं होगा तो गूगल आपको ओवरलैप नहीं करेगा कि आपने मतलब अपना ही कंटेंट कॉपी किया है या आपके एक ही पेजेस दो कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे हैं। तो गूगल कंफ्यूज हो जाएगा कि किस कीवर्ड के ऊपर मैं किस पेज को रैंक करूं, क्योंकि दोनों में वो आ रहा है। कोशिश करें कि फोकस रखें अपनी अप्रोच, और ज्यादा से ज्यादा यूज करें वो कीवर्ड जो आपने उस ग्रुप में असाइन किए हैं। अगर आपके पास और कीवर्ड्स हैं उसके लिए एक और पेज बनाएं और उसको वहां पर ऑप्टिमाइज करें। अगर आप वर्डप्रेस यूज करते हैं, सो ये जो हमने एक्सरसाइज की, बेसिकली ये जो टैग्स हैं ये उसके लिए यूज होते हैं जो HTML वेबसाइट्स के लिए हैं, लेकिन CMS की भी हमने बात की थी कि उससे जिंदगी आसान हो जाती है। तो अगर आप वर्डप्रेस यूज करते हैं, जो कि हमने रिकमेंड भी किया है, आप वर्डप्रेस यूज करते हुए एक प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन देता है। जब आप अपने पेज के टाइटल या पेज क्रिएट करते हैं तो आप इस तरह से वो आपको नीचे दिखाता है कि आपको किस तरह से वो गूगल में नजर आएगा, और आप यहीं पर ही अपना पेज का टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, यहाँ तक कि आपको URL की भी ऑप्टिमाइजेशन की ऑप्शन देता है। जब आप ये ऑप्टिमाइज कर लेंगे तो आपको बजाय इसके कि SEO मोफो या दूसरे टूल्स पे जाना पड़े, आप एग्जैक्टली यहीं से देख लेंगे कि आपका वो गूगल में किस तरह से नजर आएगा, और आप इसी को यहीं पर ऑप्टिमाइज कर लेंगे। इस तरह से आपकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन जो मेटा टैग्स वाला पार्ट है वो अच्छी तरह से पूरा हो जाएगा। SEO मोफो में तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये टूल जो है वो किस तरह से आपको गूगल में टेक्स्ट दिखाता है, लेकिन उसके अलावा भी आप टैग जनरेटर मिल जाते हैं जिससे आप मेटा टैग्स जनरेट कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी लाइव दिखाऊंगा कि किस तरह से आप डिफरेंट मेटा टैग्स जनरेटर यूज करके अपने जो HTML कोडिंग है वो आप उसको जनरेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। मैं गूगल पे जाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा मेटा टैग्स जनरेटर। जैसे मैं मेटा टैग जनरेटर लिखूंगा मुझे गूगल काफी रिजल्ट्स दिखाएगा। सो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा रिकमेंडेड है वो SEO चैट का टूल है। इस पर आप क्लिक करेंगे और आपको एक नया पेज ओपन होगा। उसमें आप देखेंगे कि SEO चैट का एडवांस मेटा टैग्स जनरेटर, ये आपको एक ऑप्शन दे रहा है जिसमें आप काफ़ी सारा डेटा फिल करके नीचे टैग्स जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत सारे और भी टैग्स हैं जिसमें हमने अभी जिक्र नहीं किया इनका, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको सबको फिल कर सकता हूँ। सो लेट्स सपोज कि मैं लिखता हूँ मोबाइल फोन्स इन पाकिस्तान, ये मेरा टाइटल है, और मैं डिस्क्रिप्शन भी लिख देता हूं। और इसी तरह से मैं कीवर्ड्स भी कुछ लिख देता हूं, जिसमें मोबाइल फोन्स मेरा एक कीवर्ड होगा, और फिर मोबाइल फोन प्राइसेस भी हो सकता है। याद रहे कि ये हम गूगल अब इसको कंसीडर नहीं करता, लेकिन बहुत सारे इसको अभी भी यूज करते हैं। इसके अलावा बाकी भी आप ऑप्शंस देख रहे होंगे, ये बहुत एक्सटेंडेड मेटा टैग्स हैं जिसकी हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इस टॉपिक में हम सिर्फ टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं, जो कि मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैग्स हैं जो आपको यूज़ करने हैं। जैसे आप ये लिख लेंगे अपने टैग्स, तो आप इसको क्रिएट मेटा टैग्स करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे उसने मुझे HTML जनरेट कर दिया, इसमें मुझे उसने टाइटल भी दिया, डिस्क्रिप्शन भी दिया, कीवर्ड्स भी दिया, और उसने फिर खुद से एक डिस्ट्रीब्यूशन का टैग भी जनरेट कर दिया।
ये वो टैग्स हैं जिसको मैं अगर खुद कॉपी कर सकूं तो आप खुद भी इसको गूगल में कॉपी कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं करना चाहते तो आप डेवलपर से भी करवा सकते हैं। तो ये आपको टैग्स लिखने की जरूरत नहीं है, इस टैग जनरेटर से आप अपने टैग्स बिल्ड कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। इस टूल के साथ आप अपने टैग्स जनरेट कर सकते हैं। सो अगर आपको HTML नहीं भी आती तो आप SEO चैट के इस टूल के ऊपर जाएं और उसके ऊपर अपने टैग्स लिखें, जो भी आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसके बाद जनरेट कर दें तो आपको बड़ी आसानी से HTML उसकी जनरेट हो जाएगी और वो आप सीधा बस। कंटेंट इज किंग आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या वाकई कंटेंट किंग है? जी हाँ, कीवर्ड रिसर्च हम करते हैं इसलिए कि हमें अंडरस्टैंडिंग ये हो जाए कि लोग क्या सर्च करते हैं। हमें डिमांड अंडरस्टैंड करनी होती है ताकि उसके अगेंस्ट हम कंटेंट जनरेट करें। लेकिन कंटेंट जनरेट करने पे फोकस है कि जनरेट करेंगे तो ही लोग कुछ पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो ही गूगल उसमें रैंक कर पाएगा। सो गूगल को इंडेक्स करने के लिए कंटेंट चाहिए। बगैर कंटेंट के गूगल वेबसाइट इंडेक्स भी नहीं कर सकता। सो इंडेक्सिंग बेसिकली होती क्या है? अगर आपने जो हमने पहले डिस्कस किया है, सो इंडेक्सिंग बेसिकली आपका कंटेंट ही इंडेक्स होता है और गूगल जब ये देखता है कि आपके कंटेंट पे क्या है वो तभी लोगों को दिखा पाता है कि जो आप सर्च कर रहे हैं वो इस वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। इसमें हमने जरूर ये बात की कि मेटा टैग्स भी होते हैं, लेकिन मेटा टैग्स हेड सेक्शन में रह जाते हैं जो कि HTML में हमने जिक्र किया था। लेकिन ये हेड सेक्शन गूगल के लिए और ब्राउजर्स के लिए हैं। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो गूगल या ब्राउजर या दूसरे सर्च इंजन पिक करते हैं। हमें कंटेंट के लिए बॉडी सेक्शन देखना होता है। बॉडी में जो भी आप लिखेंगे वो पब्लिकली विजुअली लोगों को नजर आएगा, जो लोग देख सकते हैं वो कंटेंट सारा लोगों को जहां जो भी आप यहां लिखते हैं वो नजर आता है। हमें यह पता है कि सब कुछ HTML में होता है, लेकिन विजुअली जो ब्राउजर्स हैं वो HTML को दिखाते हैं तो वो उसको प्रॉपर फॉर्म में दिखाते हैं। गूगल जो करता है क्रॉल वो बेसिकली आपका कंटेंट है और अगर आपकी वेबसाइट पे कंटेंट नहीं होगा तो वो आपको नहीं पिक कर सकेगा। बहुत बड़ा मसला लोगों को लगता है कंटेंट क्रिएट करना, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है या बहुत हेक्टिक है लिखना या इन्वेस्टमेंट करना इस पर फायदा नहीं है। ये याद रखें कि अगर आप SEO करना चाहते हैं तो आपको अच्छी SEO के लिए अच्छा कंटेंट चाहिए। अच्छे कंटेंट के लिए एक और बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि लोगों को समझ नहीं आती कि कंटेंट होता क्या है, या उनको ये पता ही नहीं है कि कंटेंट की कितनी फॉर्म्स हैं और वो किस किस तरह से अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं। सो कंटेंट से मुराद सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, कंटेंट में आपका इमेजेस और वीडियोस और दूसरी चीजें भी शुमार होती हैं। सो अगर आप कंटेंट में सिर्फ टेक्स्ट की बात करें तो मेनली 2 सेक्शंस बनते हैं कंटेंट के, जो कि आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर के मुताबिक ही होते हैं। इनमें पहला सेक्शन जो स्टैटिक कंटेंट है। स्टैटिक कंटेंट से क्या मुराद है? स्टैटिक कंटेंट वो कंटेंट होता है जो आपकी रेगुलर पेजेस के ऊपर होता है, जैसे कि होम पेज या सर्विसेज पेज या प्रोडक्ट पेज या अबाउट या कॉन्टैक्ट। ये पेज रोजाना चेंज नहीं होते। इसमें जो भी आप कंटेंट लिखते हैं वो नॉर्मली स्टैटिक रहता है। स्टैटिक से मुराद वो एक जैसा ही रहता है, उसमें ज्यादा रद्दोबदल नहीं होती, वो चेंज नहीं होता। हाँ, आप उसको अपडेट कर सकते हैं वक्तन फवक्तन, लेकिन आप उसको रोज अपडेट नहीं करते हैं। आपकी जो प्रोडक्ट है वो साल पहले भी वैसी थी, वो साल बाद भी वैसी है, लेकिन अगर आपने चेंज किया तो मे बी आप 1 साल बाद या कुछ महीनों बाद आप उसको अपडेट कर सकते हैं। सो स्टैटिक कंटेंट में आपका रेगुलर कंटेंट आता है, लेकिन डिजिटल में हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी ये भी है कि हम रेगुलरली अपने आर्टिकल लिख सकते हैं जिसको हम ब्लॉग बोलते हैं। तो ये ब्लॉग कंटेंट जो है ये बेसिकली आपके आर्टिकल्स होते हैं और इन आर्टिकल्स की डिफरेंट फॉर्म हो सकती है। उन आर्टिकल्स में क्या क्या पॉसिबल है? फॉर एग्जांपल, आप आर्टिकल लिखना चाहें तो आप यूजफुल आर्टिकल लिख सकते हैं। अगर हम मिसाल लें मोबाइल स्टोर की, तो मोबाइल स्टोर में अगर मैं मोबाइल स्टोर चला रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे पर रेगुलर ऑडियंस आती रहे, तो मैं चाहूंगा कि मैं रेगुलर कंटेंट क्रिएट करता रहूं। उसमें बहुत कंटेंट तो स्टैटिक कंटेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल, कोई मोबाइल फोन लॉन्च हुआ या कोई नई मोबाइल की कंपनी आई है तो उसके ऊपर हमने जो भी पेजेस बनाए उसके ऊपर मैंने कंटेंट जो लिखा वो वही का वही रहेगा। लेकिन जैसे जैसे मोबाइल आते जाएंगे हम नया कंटेंट डालते जाएंगे, पर वो रोज चेंज नहीं होगा। उसकी रीजन क्या है कि वो जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसकी, मोबाइल की जो फीचर्स हैं वो तो वही रहेंगे, आप जो भी कर लें वो तो चेंज नहीं होंगे। सो मोबाइल जैसा लॉन्च हुआ वो कंटेंट उसका स्टैटिक ही रहेगा। हालांकि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं रोजाना एक आर्टिकल लिख सकता हूं या मैं हर हफ्ते एक आर्टिकल लिख सकता हूं उन्हीं मोबाइल्स के बारे में, लेकिन डिफरेंट एंगल से। वो कैसे पॉसिबल है? लेट्स सपोज, जैसे कि मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि टॉप 10 मोबाइल पाकिस्तान में कौन से हैं,
मैं हर महीने अगर एक लिस्ट लिखना शुरू कर दूं कि टॉप 10 मोबाइल्स ऑफ द मंथ, या मैं हर हफ्ते लिखना शुरू कर दूं टॉप 10 मोबाइल्स या टॉप 5 मोबाइल्स ऑफ द वीक, सो उससे क्या होगा कि मैं कंटेंट क्रिएट करता चला जाऊंगा, और ये कंटेंट डायनामिक कंटेंट है, यानी कि इसकी लाइफ बढ़ भी सकती है, ये लाइफ इसकी कम भी हो सकती है, लेकिन इसको आप स्टैटिक कंटेंट इस तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि ब्लॉग कंटेंट जो है वो नॉर्मली स्टैटिक नहीं रहता, ब्लॉग आपका डायनामिक रहता है। हाँ, ये भी पॉसिबल है कि अगर आप टॉप 10 प्रोडक्ट्स ऑफ द मंथ या टॉप 10 फोन्स ऑफ जून जुलाई या किसी भी महीने के आप लिखेंगे, तो उस महीने के लिए वो कंटेंट चेंज नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट जब आर्टिकल लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। सो ब्लॉग को आप डायनामिक कंटेंट के तौर पे लेंगे। ब्लॉग डायनामिक होता है, वो रोजाना चेंज भी हो सकता है, वो जितनी फ्रीक्वेंसी से आप चेंज करना चाहें वो दिन में 10 दफा भी चेंज हो सकता है। सो मिसाल लेते हैं, अगर न्यूज अखबारों की अगर आप देखें तो न्यूज़पेपर्स की जो वेबसाइट है उसमें दिन में बहुत ज्यादा खबरें बहुत तेजी से आती हैं, तो वो कंटेंट पूरे का पूरा चेंज होता रहता है। उसमें स्टैटिक कंटेंट बहुत कम है। स्टैटिक कंटेंट कम इसलिए है क्योंकि वो कोई बिजनेस नहीं है जो कोई चीज बेच रहा हो, वो उनका काम ही न्यूज है और न्यूज ही उनकी प्रोडक्ट है। तो न्यूज रोज चेंज हो रही है, तो वो रोज नया अपडेट हो रहा है। सो आपने बस ये ध्यान में रखना है कि आपने कंटेंट अपनी वेबसाइट के लिए किस तरह से लिखना है, क्योंकि कंटेंट वेरी करता है बिजनेस टू बिजनेस। उसमें आप स्टैटिक कंटेंट भी लिख सकते हैं, उसके बाद आप डायनेमिक कंटेंट पे जा सकते हैं जिसमें आप ब्लॉग्स के ऊपर जा सकते हैं, या मजीद कंटेंट यानी कि इमेजेस और वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप कंटेंट क्रिएट करेंगे गूगल आपको ज्यादा इंडेक्स कर पाएगा और आपके ज्यादा पेजेस को ऊपर दिखा पाएगा। सो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अक्सर लोग कहते हैं कि जी हम न्यूज मीडिया को हायर करेंगे या पीआर फर्म्स को हायर करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन अखबारों में छपवाने के लिए। अक्सर आपने देखा होगा आपके क्लाइंट्स के साथ या आपके साथ कि आपको अखबार वालों को या उनको न्यूज वालों को आपको बुलाना पड़ता है, और आप फिर उनको कभी एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद वो आपकी खबर लगा दें। लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप अपनी कंपनी की खबर खुद लगाएं अपने ही ब्लॉग पे। आप एक सेक्शन बना लें न्यूज का या कंपनी न्यूज का, आप उसमें जो भी आपकी कंपनी में एक्टिविटी हुई, किसी की बर्थडे हुई, आपने कोई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाई, आपने कहीं ट्रिप किया, या आपने कोई प्रमोशन दी, या कुछ भी, आपकी टीम आपका असासा है जो बेसिकली अगर आप उसको प्रमोट करना चाहें तो आपके पास न्यूज सेक्शन एक बेहतरीन सेक्शन है जहां पर आप उनके इंटरव्यू कर सकते हैं, आप उनकी कामों की तारीफ कर सकते हैं, आप अपने क्लाइंट्स को ये बता सकते हैं कि हम किस तरह से अपने काम को लेते हैं और किस तरह से हम अपने काम को बेहतर करते हैं। सो ये डिफरेंट अंदाज हैं जिसमें आप कंटेंट लिख सकते हैं। इसकी अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो आपको बेशुमार टॉपिक मिलेंगे, लेकिन मैं चाहता था कि आपको कुछ अपडेट्स बताऊं कि किस तरह से लोग फंस जाते हैं कि कंटेंट हम क्या लिखें, कैसे लिखें, समझ नहीं आती। लेकिन कंटेंट की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो आप लिख सकते हैं, और ये एक बहाना होता है गूगल को दोबारा अपने वेबसाइट पर बुलाने का और लोगों को ज्यादा कंटेंट दिखाने का। एक और एग्जांपल भी मैं आपको दे सकता हूं जिसमें एंटरटेनमेंट का एलिमेंट आप डाल सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप एक सीरियस कंपनी है तो आप उसको सीरियसली सिर्फ सीरियस कंटेंट ही लिख सकते हैं। आप अपने यूजर को देखते हुए अपना कंटेंट अपडेट कर सकते हैं, उसमें एंटरटेनिंग पोस्ट डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई स्टोरी पोस्ट बना लें, कोई मीम पोस्ट बना लें, लेकिन ये बस ध्यान रखें कि जो भी कंटेंट आप लिखें आपका कंटेंट किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी को ब्लैकमेल ना करे, किसी की बुराई ना करे, क्योंकि वो फिर लीगल इश्यूज हो सकते हैं। अगर आपने किसी की बदनामी की है वो आप पे डेफेमेशन का केस कर सकता है। डेफेमेशन बेसिकली एक लीगल टर्म है जिसमें अगर आप किसी की बदनामी करते हैं और अगर वो उसका नुकसान हो सकता है तो आपसे चार्जेस क्लेम कर सकता है। सो कंटेंट लिखने में आपके पास पूरी आजादी है, आप हर तरह से हर एंगल से कंटेंट लिख सकते हैं, और बल्कि आपको लिखना चाहिए, क्योंकि जब आप ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपकी ऑडियंस क्या पसंद करती है। सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने किसी का नुकसान नहीं करना, कि आपकी बात से किसी की बुराई ना हो। अगर आपने करनी भी है किसी की तरह से बात तो आप डायरेक्ट किसी को हिट ना करें, आप एक जनरल टर्म में बात करेंगे और आप ये है कि कंटेंट लिखेंगे तो उस पर आपको नुकसान नहीं होगा। सो आखिरी बात कि अगर आप कंटेंट लिख रहे हैं तो कोशिश करें कंटेंट में सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर फोकस ना करें, आप इमेजेस के ऊपर भी बात करें, आप वीडियोस भी बना सकते हैं, और इनको आप अपनी वीडियोस पे इनको जब आप अपनी वेबसाइट पे डालेंगे तो अल्टीमेटली वो एक एंगेजमेंट क्रिएट करेगा और लोग पसंद करेंगे इसको। और जब